कि प्रोफेसर डॉक्टर कलंत्री ये दुनिया में पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने इतनी ऊंचाइयां छुई है। और सर की जिज्ञासा क्विज यहीं पे नहीं रुकी, तो उन्होंने इसी के साथ में रुद्राक्ष में महत्वपूर्ण रिसर्च किया है। उनका रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट है और इतना अच्छा है कि उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस से भूषित किया गया। और इसी के साथ में अद्भुतपूर्व रिसर्च के कारण उनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डिलीट करके सम्मानित किया गया। इन्होंने नेपाल और इंडोनेशिया के डेंस फॉरेस्ट में जाकर रुद्राक्ष का पति प्लांटेशन से लेके फ्रूट से लेके फल फ्लावर से लेके हर एक चीज से इतनी बारीकाई से रिसर्च किया है कि उनको उसी के साथ में रुद्राक्ष कितने अच्छे हैं, इसी के साथ में भद्रा रुद्राक्ष, फेक रुद्राक्ष, इसके बारे में भी अप्रतिम जानकारी आप रखते हैं। आपका कार्य बहुत ही अच्छा और उत्तम है। इस पूरे स्टडी को उन्होंने रुद्राक्ष श्रुति ये नाम दिया है और इसी ट्रेडमार्क को भी, इस टाइटल में उनको ये ट्रेडमार्क भी मिला है, रुद्राक्ष श्रुति। इस व्याख्यान में ये हमें वेरियस बीड्स के बारे में जानकारी देंगे जो बिलोंग्स टू इंडोनेशिया, इंडिया और नेपाल। इसी के साथ में डॉक्टर कलंत्री सर का जुन्नार में जो फार्म है, उस फार्म में उनके 50 रुद्राक्ष के ट्रीज है जो उन्होंने प्लांट किए हैं, जो अभी 20 फीट इंच के होंगे, 20 फीट हो गए हैं, जो एक्सट्रीमली सुपीरियर और उत्तम हो गए, नो डाउट। ऐसे कुशल वक्तों को सुनने के लिए हम सब आतुर हैं और ऐसे विद्वान हस्ती का परिचय देने का पावले सर ने मुझे चांस दिया, मौका दिया, इसलिए मैं बहुत हर्षित हूँ और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कलंत्री सर, आपका सुस्वागतम। मैं बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ इस व्याख्यान माला में। नमस्कार, हरिओम। हेलो, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? अच्छा, वापस शुरू करता हूं। नमस्कार, शिवम कल्याणम, श्री गणेशाय नमः। आज पहले बात तो मैं मैडम का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी सारी बातें मेरे बारे में बताई। मैं नहीं समझता हूं कि मैं उसके लायक हूं, लेकिन जब उन्होंने बताया ही है, प्रयास करता हूं कि उसके लिए मैं लायक बन जाऊं। दूसरा तो पावले सर का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने ये जो शुरू किया है ज्ञान का प्रसार करना, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग स्पीकर से, अलग अलग क्षेत्रों से, उसके लिए सही में एक बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी एक इच्छा, अंदरूनी इच्छा चाहिए। तो वापस पावले सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अवसर दिया है जहां मैं थोड़ा बहुत ज्ञान जो मैं ऑलरेडी जानता हूं रुद्राक्ष के बारे में, वो मैं शेयर कर सकूं। लेकिन मित्रों, मैं पहले बता देता हूं, ये एक्सटेम्पोर स्पीच है। मैंने कुछ स्लाइड्स वगैरह नहीं बनाए हैं, लेकिन डेफिनेटली आप जो भी समय मेरे साथ बिताओगे, इसमें आपको बहुत कुछ रुद्राक्ष की कुछ बारीक सारीक जो चीजें हैं उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। पहले तो हम पता करते हैं कि रुद्राक्ष का बॉटनिकल नाम क्या है। हम रुद्राक्ष इस नाम से ही उसको परिचित करते हैं, लेकिन उसका बॉटनिकल नाम है इलायोकार्पस गैरिटस रॉक्स। ये ग्रीक नाम है। वापस रिपीट करता हूं, ये है इलायोकार्पस गैरिटस रॉक्स। और इलायो यानी कि वाइल्ड ऑलिव और कार्पस यानी कि फ्रूट, ये ग्रीक नाम है। और हम समझते हैं कि रुद्राक्ष की एक ही पड़ जाती है, या 2 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी। ये गलत है। रुद्राक्ष यानी कि इलोइकार्पस फैमिली के 360 सब स्पीसीज है। 360 प्रजातियां है रुद्राक्ष के, तो आपको 360 प्रकार के फल और रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं इस दुनिया में।
रुद्राक्ष को संस्कृत, हिंदी, मराठी में तो रुद्राक्ष ही कहा जाता है, तमिल में अक्कब बोला जाता है, तेलुगु में रुद्राक्ष हलू और बंगाली में रुद्राक्षया। अभी रुद्राक्ष आता कहां से है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहां से होती है? ज्यादा करके लोगों को यही मालूम है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति नेपाल से होती है। जरूर नेपाल से होती है। नेपाल में भी हर जगह से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, कुछ चंद जगह ही हैं जहां से उसकी उत्पत्ति होती है, वो मैं आगे कवर करूंगा। नेपाल, इंडिया, इंडोनेशिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी आइलैंड्स, थाईलैंड, मलेशिया, बोर्नियो आइलैंड, सदर्न चाइना, फिलीपींस, ऐसे अन्य, मेडागास्कर, ऐसे अन्य जगह है जहां से रुद्राक्ष आते हैं। जहां जहां से आते हैं वहां वहां से एक अलग वैरायटी निकलती है, लेकिन मेन प्रोडक्शन जो है, मेन प्रोडक्शन ऑफ रुद्राक्ष, मेन उत्पत्ति ऑफ रुद्राक्ष वो है इंडिया, नेपाल और इंडोनेशिया। अभी आप हैरान हो जाओगे सुन के कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में रुद्राक्ष आते हैं इंडोनेशिया से। 75% रुद्राक्ष आते हैं इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया की रुद्राक्ष की खासियत यह है कि सबसे छोटा साइज होता है। ज्यादा करके हम लोगों को माला वगैरह पहनते हुए देखते हैं, या जाप की जो माला होती है वो अधिकतर इंडोनेशियन रुद्राक्ष होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें। लेकिन इंडोनेशियन रुद्राक्ष में भी तकरीबन 70 प्रजातियां हैं, एक रवा दाना से लेके पक्का दाना से लेके चिकना दाना। अभी आप सब ज्योतिष हो, आप सब जानकार हो, तो आपको पता है कि एक रवा दाना जो होता है वो बिल्कुल हल्का होता है, और आप उसमें साल 2 साल 3 साल जाप करोगे तो उसमें टोके उड़ना शुरू होते हैं, वो रब हो जाता है, वो घिस जाता है और वो मनी टूटना शुरू हो जाता है। रवा दाना की माला 35 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए में एक माला आती है। थोड़ा प्रैक्टिकल जानकारी देता हूं कि उनके गुच्छे आते हैं और 9 के गुच्छे आते हैं, 9 माला एक गुच्छा बनाती है। इंडिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर बनारस है, वाराणसी है। कंटेनर टू कंटेनर वहां आते हैं, ज्यादा करके मालाओं को रंगाते हैं। फूड कलर्स इस्तेमाल किया जाता है उसको कलर करने के लिए, और एक ब्लेमिंग कर भी प्रकार है, वो आगे कोई कोर्स में हम कंसिडर करते हैं कि वो स्पेशलाइज चीज है। ज्यादा करके फूड कलर्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि दानी दिखने में ऑरेंज दिखे, लाल दिखे, खूबसूरत दिखे, आदमी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। अभी वही जो 35, 40, 50, 100, 200 रुपए की जो माला होती है, वही अगर आप चिकना दाना लो। एक चिकना दाना क्या होता है? चिकना दाना वापस छोटा ही दाना होता है, लेकिन एक्सट्रीमली हार्ड और एक्सट्रीमली सॉफ्ट सरफेस होता है। जनरली रुद्राक्ष के जो सरफेस होता है उसमें प्रोट्रूजन्स बहुत सारे होते हैं और उसमें खरबड़ापन होता है, लेकिन चिकना दाना में प्रोट्रूजन्स बहुत कम होते हैं। एक्सट्रीमली हार्ड बीड, आप उसको 500 या 1000 साल रख लो, उसको कुछ होना नहीं है। उसकी कीमत 30 से 40 हजार रुपए होती है। वही पंचमुखी की माला जिसको कालग्नि रुद्र बोलते हैं, वही पंचमुखी की माला आपको 35-40 रुपए में मिलेगी और 30-40 हजार रुपए में भी मिलेगी। तो ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि रुद्राक्ष में इतनी वाइड वैरायटी है। जो जानकार है उसी को पता है कि चिकना दाना क्या है, रवा दाना क्या है, मजबूत दाना क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप सबके पास अगर पेन और पेपर हो तो प्लीज नोट कीजिए, मेरा YouTube चैनल है जहां मैं इंडोनेशिया के जंगलों में घूम रहा हूं, भटक रहा हूं, अलग अलग जो काश्तकार है वहां के, उनसे मुलाकात करके उनके इंटरव्यू लेके मैंने कई वीडियोस डाले हैं। YouTube चैनल का नाम है प्रोफेसर PROF Dr. मनोज कलंत्री। उससे काफी कुछ आप इंडोनेशिया के दानी के बारे में आप सीख जाओगे। तो मैं बता रहा था कि कितनी क्वांटिटी कहां से आती है। जो 75% तो इंडोनेशिया से आ गई,
नेपाल देता है बचे हुए 20%, और आखिरी में बचे हुए 5% केवल इंडिया से आते हैं। इंडिया में कहां से आते हैं? इंडिया में हरिद्वार है, ऋषिकेश है, आसाम है, सिक्किम है, बिहार है, ये जगह से ज्यादा करके आता है। एक वैरायटी आता है जिसको हम भद्राक्ष के नाम से जानते हैं, वो आता है साउथ इंडिया से। जो काजू दाना या हाफ क्रिसेंट मून जो हम रुद्राक्ष बोलते हैं, वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बीच का जो जंगल है जहां वीरप्पन रहा करता था, उस जंगलों में वो आता है। इंडियन दाना हरदम याद रखे कि 6 मुखी के ऊपर आते नहीं है। अभी इंडियन दाने हटके क्यों है? और मेरा पर्सनल मत है कि इंडियन दानों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये क्या कारण है जिसके कारण मैं इस मत पे या इस मुकाम पे पहुंचा हूं? इंडियन दाना को नेचुरल सेंट्रल होल नहीं होता है, यानी कि उसमें नेचुरल होल नहीं, छेद नहीं होता है, वो मैन्युअली ड्रिल करते हैं उस छेद को। अगर आप रुद्राक्ष को ड्रिल कर रहे हो उसका छेद बनाने के लिए, तो आपने उसकी वर्टिब्रे तोड़ दी है, आपने उसको खंडित कर दिया है, उसको भंग कर दिया है, उसको डेसिक्रेट कर दिया है, आपने कुदरत के साथ छेड़छाड़ किया है। तो अपने शास्त्र में खंडित और भंग रुद्राक्ष इस्तेमाल करनी चाहिए क्या? हमारा जवाब रहेगा नहीं, बल्कि इंडोनेशियन दाना में और नेपाल दाने में नेचुरल सेंट्रल होल होता है और उसको केवल एक पिन से साफ करना है। हाँ, ये बात अलग है कि जो व्यापारी लोग हैं नेपाल और इंडोनेशियन दाने में भी और ड्रिल करके उस छेद को बड़ा करने का प्रयास करते हैं। बड़ा इसलिए करते हैं ताकि कोई बड़ी तार, मोटा धागा वगैरह जाए उसमें से। तो जब भी आप रुद्राक्ष खरीदे, एक याद रखिए कि आपने किसी तरह से छेद किया हुआ दाना नहीं लेना चाहिए। इंडियन तो कतई नहीं। दूसरा, इंडोनेशियन हो या नेपाल हो, उसको गौर से आप देखिए, गौर से उसका हेड एंड टेल होता है रुद्राक्ष का, जिसको मुख और पुच्छ होता है। रुद्राक्ष की 3 हिस्से होते हैं, मुख, बॉडी एंड पुच्छ। नियम ऐसा होता है कि अगर एक से ज्यादा आप रुद्राक्ष पहने तो मुख को मुख लगना चाहिए, पुच्छ को पुच्छ लगना चाहिए। अभी मैं कितनी सारी इंडोनेशियन मालाएं देखता हूं जहां बिल्कुल मुख को मुख लगाया हुआ नहीं होता है, पुच्छ को पुच्छ लगाया हुआ नहीं रहता है, और बीच की गांठ भी नहीं होती है। माला में, वो जप की माला हो या पहनने की माला हो, उसमें 2 दानों के बीच में गांठ होना आवश्यक है। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। अभी मुझे बताइए कि कौन से ग्रंथ है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रुद्राक्ष के अध्ययन करने के लिए? ऐसे तो रुद्राक्ष की महिमा जो है वो बहुत सारे ग्रंथों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लिखा हुआ है वो है शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवतम, रुद्राक्ष जबलोपनिषद और मंत्र महानर्व। इन डेप्थ नॉलेज दिया हुआ है इन ग्रंथों ने। तो मित्रों, वापस मैं दोहराना चाहूंगा, इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा यानी कि 75% दाने आते हैं, 20% नेपाल से, और इंडिया से केवल 5%। इंडिया का दाना ना ले वो सबसे अच्छा है, और नेपाल और इंडोनेशिया का भी दाना ले तो देखें कि वो मैन्युअली ड्रिल्ड नहीं हो। और जब आप उनको इकट्ठा करते हो, मुख को मुख लगना चाहिए, पुच्छ को पुच्छ लगना चाहिए, बीच में गांठ होनी चाहिए। अभी इंडोनेशिया की थोड़ी सी बात करते हैं। इंडोनेशिया 17,000 से ज्यादा टापुओं का देश है। तो क्या हर टापू पे रुद्राक्ष आता है? नहीं। आप बाली जाओगे, जो हनीमून डेस्टिनेशन है या हॉलिडे डेस्टिनेशन है, वहां एक 2, 4, 5, 10 आपको पेड़ मिलेंगे। ज्यादा करके रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती है सेंट्रल जावा में। मैं 20-20 दिन वहां रह के आया हूं। कालीपुरु वगैरह ऐसे छोटे छोटे टापू है, सब पे घूम चुका हूं, और मैंने देखा कि ये रुद्राक्ष कैसे निकालते हैं, कैसे उसको साफ करते हैं, हर चीज देखी है। और वापस प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कलंत्री के चैनल पे चले जाइए, आपको ये सब मैंने वीडियोस निकाल के डाले हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी जानकारी प्राप्त करें। अभी नेपाल में रुद्राक्ष कहां से आता है?
नेपाल में रुद्राक्ष आता है धरान से, हाथबारी से, टेराई रीजन से, डिंगला से और भोजपुर से। वर्ल्ड का सबसे बढ़िया दाना जो होता है रुद्राक्ष में वो होता है डिंगला का या भोजपुर का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस को सस्ते में मस्त चाहिए। वो सस्ते के चक्कर में जाने के कारण आपको धरान या हाथबारी का दाना मिलता है या मोरंगी मिलता है। मोरंगी एक जगह का नाम है नेपाल में जहां सबसे कच्चा दाना मिलता है, सबसे हल्का दाना मिलता है। अच्छा दाना या सुपीरियर दाना तभी मानते हैं जब दाने में वेट हो, डेंसिटी हो। आपको उस पे वजन कांटे पे उसको वजन करना चाहिए, वो वेल राउंडेड हो, उसके मुख में स्पेसिंग इक्वल हो, उसका एक्सटर्नल ग्रूविंग पैटर्न परफेक्ट हो, उसका हेड एंड टेल जैसे दिखना चाहिए। हेड स्लाइटली पॉइंटेड होता है और टेल जो होता है फ्लैटेंड होता है नीचे। ये नेपाल के दाने में एक आधे बार समझना आसान है। इंडोनेशिया के दाने में आपको लेंस की इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। धरान और हाथबारी और मोरंगी के दाने नहीं लेने के कारण केवल यही है कि धरान और हाथबारी यानी कि यूपी और बिहार के बॉर्डर पे आती है जगह, और बॉर्डर पे आने के कारण 35 से 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है वहां। और रुद्राक्ष के पेड़ के लिए इतना हाई टेम्परेचर, वो जिएगा, जीने में कोई तकलीफ नहीं है, वो फलेगा भी, फल भी देगा, लेकिन वो डेंसिटी, वो क्वालिटी की और वो क्वांटिटी में फल भी नहीं देगा। वो मैंने वहां के भी पूरे खेत देखे हैं, नर्सरीज देखे हैं, जंगल देखे हैं, सब देखे हैं। तो डिंगला जो है, डिंगला को पहुंचते कैसे हैं? डिंगला के लिए आपको एक 25 मिनट की फ्लाइट काठमांडू से लेके टुमलिंगटार जाना है। वहां से आपको 4 दिन चलना है। और काठमांडू और पोखरा छोड़ के नेपाल में सबसे ज्यादा भयंकर पहाड़ी है। उसके स्टैटिस्टिक्स ऐसा है कि 70% दुनिया की पहाड़ी केवल नेपाल में है। आप सोचिए, इतने छोटे से देश में दुनिया की 70% पहाड़ी अगर होगा तो देश कैसा होगा। और सबसे ज्यादा खतरनाक है जब आप उतरते हो पहाड़ी से, बैलेंस जाना बहुत खतरनाक है। तो आपको कोशी नदी क्रॉस करनी पड़ती है। कोशी नदी, ये नदी आती है चाइना से, वहां कोई वाहन जाता नहीं है, आपको चल के ही जाना है। उसपे एक स्टील का झूलता हुआ ब्रिज होता है जिसपे आदमी चल सकता है या साइकिल लेके जा सकता है, और फिर वापस चलना पड़ता है। वहां टेम्परेचर 0 डिग्री या 1 डिग्री होता है। कोई भी मौसम में बिल्कुल ठंडा होता है वहां, पोल्यूशन नाम की चीज नहीं है वहां। फिर वहां के दाने परिपक्व होते हैं, हाई डेंसिटी के होते हैं, ब्यूटीफुली राउंडेड होते हैं। उसके दाने अगर आपके सामने आ जाए तो आप भूल जाओगे ये धरान, हाथबारी, मोरंगी के दाने। तो डिंगला या भोजपुर का ही दाना लेना। और मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि मेरे खेत में, मैंने जुन्नर में, जैसे मैडम ने बताया मेरा खेत है, वहां मैंने पहले इंडियन झाड़ लगाया है। इंडियन झाड़ ऑलरेडी 3 सालों से फल दे रहे हैं। अभी नेपाल के डिंगला के पेड़ लाके मैंने लगाए हैं जो अभी 15 फुट के हो गए हैं। मेरे इंडियन पेड़ तो 25 फुट के हो गए हैं। और इस साल नेपाल के पेड़ों को भी फूल आए हैं। ये फूल जो आते हैं रुद्राक्ष के पेड़ों के, वो बंचेस में आते हैं और सफेद रंग के होते हैं। नॉर्मली अगस्त महीने से शुरू हो जाते हैं, एंड सही रुद्राक्ष को तोड़ना अक्टूबर और नवंबर में होता है। अभी रुद्राक्ष की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण वहां के लोगों ने अगस्त सितंबर में ही दाना खींचना शुरू कर दिया है, यानी कि निकालना शुरू कर दिया है। ये अत्यंत गलत है, क्योंकि वो दाना परिपक्व नहीं बना है। इट इज इल फॉर्म्ड। वो जितना बनना चाहिए था उसके आधे या 3/4 ही बना हुआ है। लेकिन उनमें लालच होती है, स्पेशली हायर मुखी के जो दाने होते हैं, जो ज्यादा कीमत कमांड करते हैं, उसको इमीडिएटली खींच लेते हैं लोग। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा मैं इंडोनेशिया के दाने में। इसके बारे में बड़ी बहस हो रही है ज्योतिषों में, ट्रेडर्स में। वो है पपुआ का दाना। आपने सुना होगा पपुआ।
ये 7-8 साल में आया हुआ दाना है जो इंडोनेशिया से आया है। तो जब नया नया आया तब लोगों ने बोल दिया ये हाइब्रिड है, ये डुप्लीकेट है, अलग अलग कहानियां बनाने शुरू कर दिए। लेकिन जब मैं इंडोनेशिया आखिरी में गया था तकरीबन 3-4 साल पहले, तब मैं पपुआ के बारे में बहुत जानकारी लेना चाहता था। ये दाना जो है 45 mm से लेकर 75 mm बड़ा होता है, मेगा दाना होता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा दाना होता है। इसका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मुखी तक मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा पंचमुखी मिलेगा, एक बार 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी मिलेगा। 9-10 रेयर होते हैं, 4-3 रेयर होते हैं। तो ये कोई आर्टिफिशियल दाना नहीं है, हाइब्रिड दाना नहीं है, कुछ नहीं है, कुदरत ने उसको वैसे ही बनाया है। लेकिन वो आइलैंड पे कोई कभी जाता नहीं था, वो टापू पे कोई जाता नहीं था। इसलिए नहीं जाता था क्योंकि वहां के लोग अभी भी थोड़े जंगली टाइप के हैं। 2 चाइना के लोग वहां पहुंचे और वापस कभी नहीं आए। तो वहां के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, तो कुछ लोकल ही वहां से माल लेके आते हैं, तो इसको पपुआ बोलते हैं। वो दाने की कमतरता केवल एक है, वो कच्चा होता है, यानी वो मजबूत दाना नहीं है। लेकिन मजबूत दाने को भी मजबूत करने के कई नेचुरल प्रोसेसेस है जो आप करके आप पहन सकते हो। लेकिन जिसके भी दिमाग में है कि ये हाइब्रिड है, आर्टिफिशियल है, कुछ किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ कंप्लीटली नेचुरल दाना, नेचुरल सेंट्रल होल, सब बातें हैं। उसका एक्सरे टेस्ट करा के रखा मैंने, एक्सरे टेस्ट में भी वो पास हुआ है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, जो हमारी खुद इन हाउस लैब है, आई एम अ सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के बाद भी उसमें कोई कमतरता दिखी नहीं। अभी आपको पता है कि जब ओरिजिनल रुद्राक्ष देखते हैं वो कैसे देखते हैं, क्या पैरामीटर्स है जिससे ओरिजिनल रुद्राक्ष की पहचान की जाती है? ये प्रश्न हरदम लोग हमें पूछते हैं। हम तो सीधा बोलते हैं भैया आप बिल लेके जाओ, मेरा सर्टिफिकेट लेके जाओ, और आपको डुप्लीकेट अगर आप प्रूव कर सके तो 420 की केस मेरे पे डाल दो। लेकिन आप ज्योतिष है, आप पढ़े लिखे और आप इस क्षेत्र में हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक है एक्सरे टेस्ट। क्यों कि रूल ये है कि जितना मुख का दाना रहेगा उतने कंपार्टमेंट अंदर रहेंगे, उतने कंपार्टमेंट के अंदर एक एक सीड रहेगी। अभी ये समझना जरूरी है कि रुद्राक्ष सीड नहीं है, इट इज अ बीड, BEAD। जब आप रुद्राक्ष को तोड़ते हो उसके अंदर बीज निकलती है, यानी कि सीड निकलती है। तो जितना मुख, अगर 10 मुखी रुद्राक्ष रहा तो अंदर 10 कंपार्टमेंट दिखेंगे आपको, और 10 कंपार्टमेंट, हर कंपार्टमेंट में आप एक एक बीज पाओगे। तो एक्सरे टेस्ट में ये समझ में आता है। लेकिन इसके लिए भी एक्सपीरियंस के बहुत जरूरी है। क्यों? जब हायर मुखीज में आप जाते हो तब कभी कभी 2 कंपार्टमेंट बहुत नजदीक आ जाते हैं, और कभी कभी उसमें सीड जो है पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। तो आपका एक्सपीरियंस ही है जो आपको परफेक्ट बता पाएगा कि ये सही में ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो एक है, और इनफैक्ट 21 मुखी वगैरह जो बहुत ज्यादा महंगे दाने हैं, 21 मुखी की बड़ी गलत फहमियां बहुत है। सही में देखा गया तो साल में 3-4 ओरिजिनल 21 मुखी नेपाल से आते हैं, और अच्छा अगर 21 मुखी रहा ओरिजिनल तो 25 लाख से लेके 55 लाख तक चलेगा। लेकिन तकरीबन 2, 5, 10 हजार दाने विद सर्टिफिकेट बिके जाते हैं 21 मुखी बोल के। तो आप 21 मुखी के चक्कर में मत पड़िए कभी। ये मेरी आपको राय है, मेरी सलाह है, क्योंकि 21 मुखी 3 या 4 ही आते हैं साल में नेपाल के। इंडोनेशिया के ज्यादा आते हैं, वो सस्ते भी होते हैं, काफी सस्ते होते हैं। लेकिन यहां आप सोचिए, आपने सर्टिफिकेट देखा और सर्टिफिकेट के हिसाब से आपने खरीद लिया और आगे कोई कस्टमर को आप बेचते हो, तो आप तकलीफ में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये लैब्स तो कई बार नॉन एग्जिस्टेंट होता है, तो लैब ही नहीं होती है। दूसरा होता है
कि लैब और बेचने वाले का कोई साठगांठ होती है, वो साठगांठ के कारण वो झूठा सर्टिफिकेट दे देता है। तीसरा, धारी करके एक प्रकार है। धारी यानी क्या? ये आर्टिफिशियली मुख बनाते हैं। पहले आर्टिफिशियली मुख बनता था, चाकू को गर्म करके उसको फिर अच्छी तरह खींचते थे। 21 मुखी में नॉर्मली 19 मुखी या 20 मुखी में 1 या 2 लाइन बढ़ाते थे। ये 12 साल पहले की बात कर रहा हूं, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने मैंने ये देखा हुआ है। नेपाल में 19 मुखी को 21 मुखी करते हुए, तब ये इस काम के लिए टॉपमोस्ट कारीगर को एम्प्लॉय किया जाता है, और टॉपमोस्ट कारीगर एक लकीर के लिए, बहुत अच्छी तरह बनाने के लिए और लोगों को फंसाने के लिए 50,000 रुपए लेता है। ही चार्जेस 50,000 रुपीज पर लाइन पर धारी। इसको धारी प्रकार के नाम से जाना जाता है। अभी उन्होंने टेक्निक बदल दी है। टेक्निक ऐसी बनाई है कि कॉपर के वायर को गर्म करते हैं, कॉपर के वायर को गर्म करके फिर धीरे धीरे रुद्राक्ष भी घिसते हैं और मुख बनाते हैं। तो इसमें क्लैरिटी ऑफ मुख बहुत अच्छा आता है, उसको पकड़ा जाना ज्यादा मुश्किल है। ये बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश हर जगह होता है। काठमांडू में तो होता ही होता है, लेकिन ये सब जगह पे भी होता है। मैंने नकली रुद्राक्ष करके एक वीडियो डाला हुआ है मेरे YouTube पे, जहां त्र्यंबकेश्वर में मैंने 2 लोगों को समझा बुझा के कैसे डुप्लीकेट रुद्राक्ष बनाते हैं, A to Z पूरा प्रोसीजर मैंने उनसे वीडियो करा के लिया। उनको प्रॉमिस किया कि आपके चेहरे नहीं आएंगे, उसका आश्वासन देता हूं, ये पैसे लीजिए। होटल के रूम में पूरा मैंने वीडियो लिया। आप यकीन करोगे कि वो आटे से और गेरू से रुद्राक्ष बनाते हैं। आटा और गेरू, आप वीडियो देखिए, 26 मिनट का वीडियो है, लेकिन A to Z कैसे बनाते हैं वो बताया है। उनके पास डाइस कैसे होते हैं एमसील के, उन्होंने तो मुझे 1 मुखी का एमसील का डाई भी दिया है। जब आगे का कोई कोर्स करेंगे हम, आपको इन सब चीजों के फोटोग्राफ्स वगैरह वगैरह सब दिखाऊंगा, स्लाइड शो होगा और ये सब तामझाम होगा। तो एक और याद रखने की चीज है कि कोई रुद्राक्ष पे सर्प, शिवलिंग, ओमकार, स्वस्तिक, ये सब कोई चीज नहीं आती है, कोई चीज नहीं आती है। अगर आ गई तो उसकी करोड़ों में कीमत है, उसकी करोड़ों में कीमत है। ये सब आर्टिफिशियली कहीं न कहीं कलाकारी का काम है, एक झूठापना है, ये वो बनवाते हैं लोग। दिस इज ऑल मेड, इट्स कंप्लीटली आर्टिफिशियल। अच्छा, नेपाल का पेड़ या इंडोनेशिया का रुद्राक्ष के पेड़ की लकड़ी का करते क्या है जब पेड़ मर जाता है? मैं थोड़ी ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आम आदमी को नहीं पता रहता जब तक वो जंगलों में भटके नहीं। जब भी रुद्राक्ष का पेड़ टूट गया किसी कारण से, क्योंकि उसकी आयु हो गई या कोई बरसात में गिर जाता है, वो लकड़ी इतनी नाजुक होती है कि उसको जलाने की सिवाय ना कारपेंटरी में इस्तेमाल करते हैं, ना फर्नीचर में बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ना कुछ, उसको केवल जलाते हैं। रुद्राक्ष का जो पेड़ के जो पत्ते हैं वो आम के पेड़ के पत्तों की तरह दिखते हैं। रुद्राक्ष जब आते हैं वो बंचेस में आते हैं, मींस इकट्ठा, जैसे अंगूर लगते हैं उसी प्रकार से रुद्राक्ष आते हैं। जब रुद्राक्ष कच्चा होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, हरा कलर का कवरिंग होता है जिसको एपिकार्प बोलते हैं। वो एपिकार्प के नीचे मेसोकार्प होता है, और जब आप ये एपिकार्प और मेसोकार्प को निकालते हो, ये कैसे निकालते हैं? ये भी सोचने वाली बात है कि उसका छिलटा जो है, सिंपल लैंग्वेज में अगर इस्तेमाल करो तो छिलटा या उसका जो कवरिंग है, आवरण है, उसको निकालते कैसे हैं? इसके 2 सिस्टम मैंने देखे हैं। नेपाल में मैंने देखा कि वो लोग खड्डा खोदते हैं, उसमें थोड़ा गोबर डालते हैं, नमक डालते हैं और रुद्राक्ष को अंदर डालते हैं अपने फल के साथ, यानी अपनी कवरिंग के साथ। फिर वापस उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और काफी पानी डालते हैं। 8-10 दिन के बाद उस खड्डे को वापस खोदते हैं और फिर वो रुद्राक्ष के फल बाहर निकालते हैं। तब तक कवरिंग जो है वो सड़ जाती है, बहुत मुलायम हो जाती है।
फिर गर्म पानी में उसको उबालते हैं। उबालने के बाद एक लोहे का ब्रश होता है, बिल्कुल सादा लोहे का ब्रश, और उससे वो लोग उसको पूरी तरह साफ करते हैं और जो कुछ बचा हुआ रहता रुद्राक्ष के ग्रूव्स में वगैरह वो निकालते हैं। मैंने वो ब्रश खुद इस्तेमाल करने का प्रयास किया और मेरे उंगलियां छिल गए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट वो करना। वो नेपाली लोग ही कर पाते हैं। हम रुद्राक्ष साफ करने गए तो अपने हाथ छिल गए पकड़े चलना। दूसरा, इंडोनेशिया में मैंने तो मशीन देखी, इंडिजिनियसली उन्होंने एक मशीन का इन्वेंशन किया, और वो मशीन का भी वीडियो है, क्लीनिंग ऑफ रुद्राक्षस करके मेरा वीडियो है। तो कैसे वो पहले उबालते हैं, फिर कैसे मशीन के पास लेके जाते हैं, कैसा वो टर्फल निकालते हैं। आप सोचिए ना, करोड़ों में एक व्यापारी के पास रुद्राक्ष है, इतने छोटे 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 रुद्राक्ष, 2 mm से लेके 3 mm से लेके 5, 6, 7 mm, हर एक का टर्फल कहां से एक एक निकालते जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। वहां लाखों में बात नहीं चलती है, करोड़ों में बात चलती है, करोड़ों रुद्राक्ष की बातें चलती है, हर एक का टर्फल निकलना इज इम्पॉसिबल। तो उन्होंने इंडिजिनियसली एक मशीन डेवलप की है। तो वो वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ उसमें से सीखने मिलेगा। अच्छा, रुद्राक्ष के बीज अगर आप बोए तो जरूर आपको उसमें से फल आएगा, लेकिन वो फ्रेश रुद्राक्ष का बीज होना चाहिए। अगर रुद्राक्ष सूख गया और आपने उसको ऐसे ही काफी दिनों तक रखा, तो उसमें से रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति होना अत्यंत मुश्किल है, नहीं के बराबर है। अच्छा, उसके पहले व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ रुद्राक्ष? अगर आपने अच्छा ढंग का रुद्राक्ष लिया, जिसमें डेंसिटी अच्छी है, हार्डनेस अच्छा है, ग्रूइंग अच्छा है, स्पेसिंग अच्छा है, दूसरी सब बातें अगर आपने देख के रुद्राक्ष लिया, तो उसकी लाइफ क्या होती है? ये 500 से 1000 साल तक टिकने वाला दाना है। अगर आपने हो के उसको कहीं पटका नहीं या कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ नहीं, तो 500 से 1000 साल तक एक रुद्राक्ष टिक सकता है। ये जो फूलों के बारे में बता रहा था, रुद्राक्ष के फूल सफेद सफेद फूल आते हैं और उसमें हल्की सी खुशबू होती है। ये फूल 50 से 60% झड़ जाते हैं और बचे हुए 50 से 60% के फल आते हैं। इंडोनेशिया में सीजन शुरू होता है मार्च में, और अप्रैल और मई में सही खरीदी होती है, सही निकालना और साफ करना वगैरह मालाएं तैयार होती है। तो यहाँ नेपाल में अगस्त से शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर में सही दाने मिलते हैं, और यहाँ अप्रैल और मई में मिलते हैं। साल में केवल एक बार आपको उसके फल की प्राप्ति होती है नेपाल में। इंडोनेशिया का ऐसा नहीं है, एक आध बार 2 सीजन भी आ जाते हैं। तो ये कौन से पेड़ पे कौन से मुखी के रुद्राक्ष लगते हैं? अभी कई लोगों का मानना है कि एक पेड़ 14 मुखी देता है, एक पेड़ 13 मुखी देता है, एक पेड़ 12 मुखी देता है, एक पेड़ 2 मुखी देता है। ऐसे लोगों का मानना है, ये गलत है। कोई भी पेड़ कोई भी मुख दे सकता है, इसके कोई रूल नहीं है। मान के चलिए कि एक आधे पेड़ ने एक साल में एक 21 मुखी का दाना दे दिया, ऐसा हो सकता है कि अगले जीवन भर जब तक वो पेड़ जिंदा है वो वापस 21 मुखी दे ही नहीं। तो इसका कोई नियम नहीं है, इट इज प्योर लक का फैक्टर है इसमें। तो एक रुद्राक्ष का पेड़ कितने भी मुखी का दाना आपको दे सकता है, लेकिन अगर 1000 दाने लगे कोई भी पेड़ को, तो उसमें 975 दाने कम से कम पंचमुखी रहेंगे। मैंने तो डिंगला वगैरह में देखा, वो पंचमुखी उठाते भी नहीं, पड़े रहते नीचे, क्योंकि उसको उठाना और टुमलिंगटार लाना और फिर टुमलिंगटार में प्लेन में भर के काठमांडू लाना और फिर इंडिया लाना या बेचने का जो भी डेस्टिनेशन है, वो उनको पोसाता नहीं है जब तक पंचमुखी बहुत बड़ा नहीं हो।
थैंक यू गीता जी, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे पड़े रहते हैं। अच्छा, रुद्राक्ष के पेड़ को और एक नाम से जाना जाता है। जब रुद्राक्ष पक जाते हैं, जब रुद्राक्ष पक जाते हैं, वो दिखते कैसे हैं? वो बिल्कुल जामुन की तरह दिखते हैं। दैट इज वाई अ रुद्राक्ष ट्री इज कॉल्ड अ ब्लूबेरी ट्री। आप ग्लॉसी कलर का, वही हरा जो मेसोकार्प और एंडोकार्प था, वो बिल्कुल ग्लॉसी पर्पल कलर का हो जाता है। और जब हरा रहता, प्लीज ध्यान से सुनिए, जब हरा रहता, मैंने खा के देखा है उसका टर्फल, उसके टर्फल से कुछ होता नहीं है, कोई पॉइजनस नहीं है, कोई जहरीला नहीं है। जब आप उसको खाते हो वो तुर्रट होता है, तुर्रट। और वही पेड़ का जब पक जाता है, हल्की सी मिठास आ जाती है उसमें, और बिल्कुल नरम बन जाता है। बिल्कुल उसका जो कवरिंग है बिल्कुल नरम बन जाता है। आप खा के उस रुद्राक्ष को पानी के नीचे थोड़ा साफ कर लिए तो हो जाएगा। आप रेगुलर टूथब्रश से भी उसको साफ कर सकते हैं। पहले रुद्राक्ष केवल जंगलों में आते थे, लेकिन अभी रुद्राक्ष की खेती होती है, सिस्टमेटिक खेती नेपाल में और इंडोनेशिया में, क्योंकि उसमें से पैसा देखा है लोगों ने। उसकी नर्सरियां आ गई है, उसमें ग्राफ्टिंग ये प्रकार शुरू हो गया है। ये ग्राफ्टिंग से हमें बहुत बचना है। 80 to 90% जो इंडिया में आता है वो ग्राफ्टेड वैरायटी आता है, वो ओरिजिनल वैरायटी आता ही नहीं है। ये ग्राफ्टिंग क्या होता है, वापस मेरा वीडियो प्लीज देखिए, ग्राफ्टिंग पे मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो ग्राफ्टेड पेड़ वगैरह सब मैंने दिखाया है, ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर दिखाया है वगैरह। ग्राफ्टिंग में एक साधारण वैरायटी लेते हैं, जैसे किस्वांतो करके इंडोनेशियन एक वैरायटी है किस्वांतो। उसके पीछे बहुत एक सुंदर कहानी है, आपके 2 मिनट लूंगा। एक किस्वांतो नाम कहां से आया? एक बार एक टापू से एक शेतकरी, उसने एक रुद्राक्ष का बंच लेके आया। थैंक यू अजीत जी। एक रुद्राक्ष का बंच लेके आया बेचने के लिए। तो लोगों ने उसको पूछा, तेरा नाम, ये रुद्राक्ष का नाम क्या है, ये रुद्राक्ष का नाम क्या है? तो उसे लगा कि मेरा नाम पूछ रहे हैं, तो उसने किस्वांतो बोला। तब से वो रुद्राक्ष की वैरायटी को किस्वांतो बोलते हैं। तो ये छोटी सी कहानी है, ये फैक्ट है। लेकिन तो किस्वांतो वो एक हल्का रुद्राक्ष होता है, सबसे हल्का रुद्राक्ष होता है। किस्वांतो रुद्राक्ष कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उसमें मुख जो होते हैं वो प्रोनाउंस नहीं होते, वो क्लियर नहीं होते हैं, वो बिल्कुल मीन्स नहीं के बराबर होते हैं। पंचमुखी होता है, लेकिन लेंस लगा के, आपका बॉश एंड लॉम्ब 10x लगा के आप देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, और बड़े मुश्किल से आपको पता चलेगा कि पंचमुखी है। ऑलरेडी इंडोनेशियन रुद्राक्ष में ये रोना है कि उसके मुख बहुत प्रोनाउंस नहीं है। सबसे साफ मुख जो होते हैं वो होते हैं नेपाल के दाने में, फिर इंडियन दाने में, और सबसे हल्के मुख या कमजोर मुख, मुख यानी कि फैसेट या चैनल भी बोलते हैं उसको, धारी भी बोलते हैं, वो होते हैं इंडोनेशियन में। किस्वांतो में तो दिखता ही नहीं है। तो ये रुद्राक्ष के पेड़ को ग्राफ्ट करके कोई चिकना पेड़ का ग्राफ्टिंग उस पे करते हैं, तो और कोई टापू से कोई अच्छा पेड़ की वैरायटी लेके आके उसको लगवाते हैं, ये ग्राफ्टिंग करते हैं। अभी इसका रिजल्ट क्या है वो तो देखो 20-30 साल जब तक हम देखते नहीं है तब तक बता नहीं सकते। लेकिन मेरा हरदम मानना है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ मत करो, जो ओरिजिनल है ओरिजिनल ही रखो। आप चाहिए तो वो पेड़ की बीज लेके आओ, आपके यहाँ लगाओ कराओ, वो ठीक है, लेकिन ग्राफ्टिंग मत करो। जो पेड़ को टेंडेंसी है हायर मुक्स देने की, वो पेड़ से भी ग्राफ्टिंग किया जाता है साधारण पेड़ों पे। ये सब मैंने आंखें से देखा हुआ हाल है, एंड इट इज रैम्पेंट इन इंडोनेशिया और नेपाल, दोनों जगह होता है। मैंने इंडोनेशिया के पेड़ लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कस्टम्स में लाने देते नहीं। नेपाल के भी पेड़ बड़े मुश्किल से लाए, वो आए देहरादून से ऐसे घूमते फिरते हुए आए, 50 पेड़ मंगाया, उसमें से 20 पेड़ जिंदा रहे। अच्छा,
अभी मुझे बताइए रुद्राक्ष के मुख कितने होते हैं? इसमें दो बातें हैं। एक तो है जो ग्रंथों ने बताया है वो तो 38 मुखी तक रुद्राक्ष के मुख होते हैं ऐसे बताया है, लेकिन असलियत में सबसे ज्यादा 28 मुख देखे गए हैं। 28 मुख के आगे देखे नहीं गए हैं। तो बीच के 10 मुख कहां गए वो तो ऊपर वाले को ही पता है, किसी को पता नहीं है। लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उसके कारण मेरा भी इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। लगता है आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं और शेयर करूंगा प्रैक्टिकल नॉलेज। ये प्रैक्टिकल नॉलेज की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो 28 मुख तक आते हैं और जो ग्रंथ बचे हुए हैं वो ग्रंथों में 21 मुखी के आगे कोई जानकारी नहीं दी है। शिव पुराण ने तो 14 मुखी तक बंद कर दिया। सिर्फ रुद्राक्ष जबलोपनिषद है जिसने 21 मुखी तक जानकारी दी हुई है। रुद्राक्ष जबलोपनिषद मिलना बहुत मुश्किल है, चलन में कम है, लेकिन श्रीमद देवी भागवतम, रुद्र, शिव पुराण और मंत्र महानर्व आपको जरूर मिल जाएगा। आप उसमें जरूर पढ़िए तो आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगा। अभी कई पंडित जी, कई गुरु जी, कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि लेडीज ने रुद्राक्ष पहनना नहीं चाहिए। ये कौन से बेसिस पे ये स्टेटमेंट आता है? मुझे बड़ा गुस्सा आता है ये स्टेटमेंट सुन के। इस बात पे भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। शिव पुराण ने क्लियर कट कहा है लेडीज शुड वेयर रुद्राक्षस, कैन वेयर भी नहीं। उन्होंने कहा है कि शुड मीन्स पहनना ही चाहिए। तो फिर हम कौन होते? अभी हम शिव पुराण के आगे चले गए तो लेडीज बिल्कुल रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अभी और एक मानना है कि अगर आपको ड्रिंक्स के हैबिट हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो तो रुद्राक्ष पहनना नहीं चाहिए। ये किसने बोला? शिव पुराण पढ़िए, श्रीमद देवी भागवतम पढ़िए, रुद्राक्ष जबलोपनिषद पढ़िए और दूसरे पढ़िए। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि चारों वर्णों ने रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अभी मुझे बताइए, क्षत्रिय और शूद्र तो पहले से खाने पीने वाले लोग हैं, तो चारों वर्णों ने पहनना चाहिए, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है और इसके श्लोक भी है। तो फिर क्या दिक्कत है? श्रीमद देवी भागवतम में तो यहां तक गया है बोलते हुए कि अगर एक कुत्ता भी रुद्राक्ष पहन के मौत पाता है तो वो स्वर्ग लोक पाएगा। ये पुराने ग्रंथ कभी भी कोई भी चीज सीधी तरीके से नहीं बोलते, एक थोड़ा सा गोल तरीके से बोलते हैं। बोलने का तात्पर्य इसमें यह है कि कोई भी रुद्राक्ष जब तक उसकी श्रद्धा हो, he has unflinching faith in the powers of रुद्राक्ष, he should adorn the रुद्राक्ष। हाँ, उसका बीज मंत्र आपको मालूम होना चाहिए, उसका रिचुअलिस्टिक प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए। आप उसको फैशन बीट करके मत पहनिए आप, लेकिन आपकी श्रद्धा है तो आप कोई भी रुद्राक्ष उठा के पहन लीजिए। रुद्राक्ष और रत्न में सबसे बड़ा फर्क यह है कि रत्न अगर आपको सूट नहीं हुआ तो आपको तकलीफ दे सकता है, लेकिन अगर आपने बगैर पूछे करे भी कोई एस्ट्रोलॉजर को या किसी व्यक्ति से बगैर पूछे भी आप रुद्राक्ष उठा के, कोई भी मुख का रुद्राक्ष उठा के, ओरिजिनल रुद्राक्ष उठा के अगर आप पहनते हो तो उससे आपको हानि कभी नहीं होगी। वो आइदर आपका बढ़त कराएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, या वो शांत रहेगा, लेकिन आपको तकलीफ जरूर नहीं देगा। रुद्राक्ष एक खासियत है। हाँ, अब मेरे पास कई कस्टमर आते हैं कि हमको शो के लिए ब्रेसलेट बना के दीजिए रुद्राक्ष का। मैं कतई नहीं बना के देता हूं। मैं उनको बोलता हूं ये श्रद्धा वाली चीज है, ये भगवान वाली चीज है। रुद्र यानी क्या? शिव जी। अक्षय यानी क्या? उनके आंखें, लेकिन आंखों में से आंसू निकले हुए खुशी में जब उन्होंने अंधक नामक असुरा का वध किया था और आके एक पत्थर पे बैठे थे तो उनके खुशी के आंसू आके गौड़ लैंड पे टपके और उसमें से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। और ये भी कहा गया है कि जो पहले रुद्राक्ष उसमें से आए थे सब 14 मुखी रुद्राक्ष थे। 14 मुखी रुद्राक्ष को देवमणि कहा गया है। यहां तक कहा गया है कि 1 से 13 मुखी रुद्राक्ष में जितनी खूबियां हैं उतनी खूबियां
14 मुखी में सब है। 1 से 13 मुखी की जितनी भी खूबियां हैं वो सब के सब खूबियां उसमें हैं। तो 14 मुखी रुद्राक्ष जरूर अपने क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर को रिकमेंड कीजिए, लेकिन वापस सस्ते वाले के चक्कर में मत जाइए। सस्ते वाले के चक्कर में जाओगे तो 12 मुखी कन्वर्टेड इनटू 14 मुखी, 10 मुखी कन्वर्टेड इनटू 14 मुखी, आप कितनी भी नजर से देख लीजिए, बिलीव मी, मैंने ये डुप्लीकेट वालों को बहुत नजदीक से देखा है, इतने बेहतरीन तरीके से करते हैं। ये 10-20 हजार में कोई 14 मुखी नेपाल आता नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला वाला मामला है। इसमें वो लोग इंसेक्ट इन्फेस्टेड यानी कि कीड़े ने खाया हुआ पीस को भी पैचअप जॉब करते हैं और पेंट लगाते हैं और वो बेचते हैं सस्ते में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। गौरी शंकर को तो साफ साफ वो 2-4 मुखी रुद्राक्ष या 5 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं, साइड को घिसते हैं और कोई ग्लू या फेविकॉल से चिपका के वो जो बीच की जगह है उसको कलर करते हैं और बोलते हैं गौरी शंकर। लेकिन उसको गर्म पानी में आप उबालो तो 2 अलग अलग पीस हो जाएंगे। तो वो भी एक कदम आगे जाना शुरू कर दिया। उन्होंने बीच में खिला ठोकना शुरू कर दिया। खिला ठोकने के कारण तो उसका वो खिला रहता है जिसको कोई माथा नहीं रहता है, दोनों साइडेड पॉइंटेड रहते हैं, तो वो खिला 2 रुद्राक्ष को अलग अलग होने नहीं देता है। तो आपको लगता है ओरिजिनल रुद्राक्ष है, ओरिजिनल गौरी शंकर रुद्राक्ष है। ऐसा बहुत संभालिए। एक और रुद्राक्ष आता है त्रिजुति, उसको त्रिपाठ के नाम से भी जाना जाता है। ये त्रिजुति क्या होता है? ये त्रिजुति होता है 3 रुद्राक्ष नेचुरली जुड़े हुए, कोजॉइंट, यानी कि एक दूसरे से वो पेड़ पे ही चिपक गए हैं। लेकिन इसमें बड़ी बदमाशी होती है। आजकल चाइनीज लोग, आप भरोसा नहीं करोगे, मैं खुद भरोसा नहीं कर रहा था जब 10 साल पहले मेरे नेपाल के सप्लायर ने फोन करने कहा कि चाइनीज लोग बड़े मार्केट में आके रुद्राक्ष खरीद रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये बस अपने रेट बढ़ाने के चक्कर में अभी चाइनीज लोगों का नाम ले लिया। चाइनीज का क्या संबंध? जो कोई हिंदू चीज है, कोई जो अपनी श्रद्धा से संबंधित है, चाइना वाला इलेक्ट्रिकल आइटम लेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लेगा, गारमेंट्स लेगा, इसमें क्यों पड़ेगा? लेकिन मैं अचरज में रह गया जब मैं खुद डिंगला, और साल भर के बाद मैं डिंगला, भोजपुर वगैरह सब घूमने गया था, खरीदी करने गया था। मैं अचरज में रह गया कि वहां चाइनीज ही चाइनीज, वो कोई माल चेक नहीं करते, कुछ नहीं करते। जितनी बोरियां हैं वहां तो बोरियों में माल रहता है, 50 बोरी 100 बोरी पूरी खरीद लेते, पूरा प्लेन भर देते उनकी बोरियों से और पूरा पूरा प्लेन लेके जाते हैं। मेरे से रहा नहीं गया, बोला भैया ये चाइनीज कर क्या रहे हैं ये रुद्राक्षों का? तो पता चला कि उसके फैंसी रिस्ट बैंड्स बना रहे, वो चेस्ट पे एक्यूप्रेशर के बेल्ट्स बना रहे, वो उसका आसन बना रहे ताकि आप उस पे बैठो और एक्यूप्रेशर हो आपके मेडिटेशन के लिए। कुछ मुखी के, पर्टिकुलर मुखी, 6 मुखी वगैरह के वो पाउडर बना रहे हैं। और अपनी यहाँ जैसे आयुर्वेद वगैरह है, उनके पास का जो भी सिस्टम है, तो वो उसके पाउडर बना के आदमी की सेक्सुअल एबिलिटी बढ़ाने के लिए वो पाउडर बना रहे हैं। ऐसे अलग 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 प्रकार। मुझे लगा ये लोग सीमित रहेंगे सिर्फ चाइना तक। इंडोनेशिया गया, इंडोनेशिया भी ये लोग खरीदी कर रहे। इनकी खरीदी इंडियन लोगों से 100 गुना बड़ी होती है। वो गोडाउन के गोडाउन खरीद लेते हैं। तो चाइनीज लोगों ने एक तो मार्केट को खराब किया, दूसरा 1 रुपए का रुद्राक्ष को 10 रुपए करा दिया, तीसरा इन्होंने क्लैंप्स निकाले हैं, प्लास्टिक के क्लैंप्स। उनको रुद्राक्ष ऐसा अच्छा लगता है जो ऊपर से और नीचे से फ्लैटेंड हो, तो आर्टिफिशियल क्लैंप्स लगा देते जब रुद्राक्ष छोटा ही होता है। जब वो उगता है, बड़ा होता है, तो वो ऊपर और नीचे से फ्लैट होता है। ये मैंने देखा है और मैं अचरज में रह गया कि ये क्या चक्कर है। यहां तक कि नेपाल पुलिस, नेपाल गवर्नमेंट इंटरवीन करके नेपाल पुलिस से उन्होंने वो सब क्लैंप्स निकलवाए।
तो मैं था त्रिजुति पे। तो डुप्लीकेट त्रिजुति कैसी बनती है? डुप्लीकेट त्रिजुति यही क्लैंप्स बना के 3 फलों को बांध देते हैं साथ में, जब बिल्कुल बच्चे के स्टेज पे रहते हैं उनको बांध देते हैं इस तरह से कि वो एक जान बन जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए, और वो त्रिजुति होता है। लेकिन समझ में आता है, जो एक्सपर्ट है इसमें उसमें समझ में आता है कि ये आर्टिफिशियली मेड त्रिजुति है। ओरिजिनल त्रिजुति बहुत महंगी आती है, और अच्छी तरह बनी हुई त्रिजुति रही तो और ज्यादा महंगी आती है। ये भी सब लाखों का प्रकार है, 10-15 लाख के ऊपर ही त्रिजुति चलती है। मैंने 35-35 लाख की त्रिजुति देखी है, जो वेल फॉर्म बीड्स है। सब खेल है बीड कैसे बने हुए हैं, दानी की क्वालिटी क्या है। एक अगर छोटा सा पीस रहा और 2 बड़े रहे तो वो सस्ता आएगा, वो आपको 5-7 लाख रुपए में आ जाएगा, लेकिन उसको त्रिजुति नहीं बोल सकते हैं। त्रिजुति यानी कि ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि तीनों लोग, पाताल लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक। त्रिजुति यानी कि तीनों गुण, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। और सिगमंड फ्राइड, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ने जो बताया है इद, ईगो और सुपर ईगो। त्रिजुति को और एक तरीके से भी कई लोग देखते हैं, वो है शिव जी, पार्वती माता और गणेश। ये 2 थ्योरीज है त्रिजुति में। वापस इस पे कोई ग्रंथ पे कोई उल्लेख नहीं है, हर एक ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, लेकिन कुदरती तौर से त्रिजुति आता है। अभी मजे की बात बताना चाहूंगा, लेटेस्ट फ्रॉम द फील्ड, सनसनी खबर कि इस साल नेपाल में कुदरती 4 रुद्राक्ष जुड़ के आए हैं। 4 रुद्राक्ष जुड़ के आए हैं, एक ही जगह पे आया है, डिंगला में आया है। अभी इसका नाम क्या दे, इसका कार्य क्या है, कुदरत ने इसको बनाया क्यों, और क्या वो करने वाला है, ये किसी को पता नहीं है। अभी कोई मार्केटिंग पर्सन उसका कुछ तो फॉर्मूला निकालेगा और बेचेगा, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये कुदरत का करिश्मा है। अभी आखिरी में मैं 2 ही और टॉपिक लूंगा। एक है बंद रुद्राक्ष या अंध रुद्राक्ष या निर्मुख रुद्राक्ष। ये क्या होता है? अंध रुद्राक्ष, बंद रुद्राक्ष, निर्मुख रुद्राक्ष। कुदरत का करिश्मा है ये। कुदरत का करिश्मा ये है कि एक रुद्राक्ष में कोई भी लकीर, कोई भी धारी या कोई भी मुख ही नहीं है। चारों तरफ से देख लो, इंडोनेशिया में आता है, नेपाल में आता है, इसके बारे में कोई ग्रंथ ने कुछ नहीं बोला है। लोगों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशंस निकाले हैं, और मैंने बंद रुद्राक्ष में भी वीडियो डाला हुआ है, निर्मुख रुद्राक्ष में भी वीडियो डाला हुआ है, और मैं समझता हूं कि इसमें भयंकर पोटेंशियल है। किसी और क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसा भी एक रुद्राक्ष आता है। अभी 2 मुखी या अर्धनारीश्वर या अर्ध नटी नारीश्वर, इस रुद्राक्ष के बारे में थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। ये बेसिकली आते हैं 4 जगह से। एक तो नेपाल, मेरा फोन नंबर किसी ने पूछा है तो आप प्लीज अजीत जी, आप पावले सर से जरूर ले लीजिए, पावले सर आपको नंबर दे देंगे। तो हाँ, 2 मुखी आता है नेपाल से, फिर आता है हरिद्वार से, फिर आता है रामेश्वरम वैरायटी बोलते हैं, यानी कि साउथ इंडिया की वैरायटी, फिर आता है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया का नेचुरल होता है, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन सिर्फ दाना बहुत छोटा होता है। दूसरा जो रामेश्वरम वैरायटी है वो तो भद्राक्ष है, वो एक अजीब सा बादाम के दाने की तरह होता है, उसमें नेचुरल छेद नहीं होता है, उसको कराना पड़ता है। जो हरिद्वार या ऋषिकेश की जो वैरायटी है वही आसाम से आती है, वही बिहार से आती है, वो बिल्कुल नेपाल के दाने की तरह दिखता है, लेकिन वो नेचुरल होल नहीं होता है उसमें। वो आपको मिल जाएगा 200, 400, 500 रुपए में दाने के साइज वगैरह के हिसाब से, और नेपाल का दाना मिलेगा आपको 25,000 के नीचे नहीं मिलेगा। यहां आप फंस जाओगे सोच के कि मुझे नेपाल का दाना मिल रहा है, बल्कि वो रहेगा हरिद्वार या ऋषिकेश का। तो आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि नेपाल का दाना 20-25 हजार रुपए के नीचे
एट अ ट्रेडर लेवल नहीं आएगा, कस्टमर लेवल पे तो बढ़ेगा ही, कि उसमें नेचुरल सेटल होल होता है। नेपाल का दाने इतना महंगा होने का कारण क्या है? एक तो उसकी उत्पत्ति ही कम होती है, दूसरा होता है ये दो मुखी के दाने को एक रेश मिटा के, यानी कि एक मुख मिटा के उसको एक मुखी करके बेचते हैं। तो पहले तो उत्पत्ति कम है, दूसरा है कि उसका एक मुख मिटा के फिर इस तरीके से उसको एक मुखी बना के बेचते हैं। मैं एक व्यक्ति जानता हूं, अमेरिका का व्यक्ति है, इंडियन व्यक्ति है जो अमेरिका में सेटल्ड है, उसने $50,000 में डुप्लीकेट नेपाल का एक मुखी रुद्राक्ष खरीदा हुआ है। रुद्राक्ष के क्षेत्र में इतने साल बिताने के बाद मैंने एक एक मजेदार किस्सा देखा है, और सबसे मजेदार बात यह है कि आदमी ट्रेडर पे पूरा भरोसा करता है, व्यापारी पे पूरा भरोसा करता है, और उसके कहानी के अनुसार आदमी को लगता है कि हाँ रुद्राक्ष इस तरीके से आता है। जब हम आगे का क्लास लेंगे मैं आपको रुद्राक्ष के पेड़ की हाइट से लेके वो कैसे निकालते हैं हर चीज दर्शाऊंगा, तब प्रॉपर पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह सब रहेगा और ये सब आपको दर्शाऊंगा। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, नेपाल का पेड़ होता है 80 फीट से 120 फीट लंबा, पूरा वेल ग्रोन ट्रीज अराउंड 80 फीट to 120 फीट। उसके मुकाबले में इंडोनेशिया का पेड़ छोटा होता है, तकरीबन 60 से 80 फीट तक जाता है। उसका बार्क जो होता है, उसका ट्रंक जो होता है लाइट ग्रे कलर का होता है, उसमें छेद 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 होते हैं, कुछ मार्क्स होते हैं, और उसकी जो पत्ते होते हैं वो आम के पत्ते की तरह होते हैं। एक मुखी के बारे में आखिरी टॉपिक ले रहा हूं, एक मुखी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एक मुखी रुद्राक्ष जो है ये आते हैं 3 जगह से, एक है नेपाल, दूसरा है आपका इंडोनेशिया, एंड तीसरा है इंडिया। इंडिया से जो आता है वो काजू दाना आता है, अर्धनारीश्वर आता है, गोल दाना इंडिया से आता ही नहीं। नेपाल में बिल्कुल आपको ओरिजिनल एक मुखी रुद्राक्ष मिलेगा, लेकिन इंडोनेशिया का दाना का प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। वो समझिए एक 3 आप गेहूं के दाने लगा दीजिए साथ में, वो जितना बड़ा होता है उतना, और बड़ा से बड़ा मिला तो 5 दाने गेहूं के दाने, उससे बड़ा नहीं आता है, लेकिन ओरिजिनल होता है। आप एक्सरे टेस्ट वगैरह कर सकते हो और देखोगे कि एक मुखी है। अभी नेपाल के एक मुखी के बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। इसमें 2 तरीके हैं उसके देखने के, उसको समझने के। कई अभी कुदरत है, कुदरत कुछ भी कर सकती है। कुदरत ने बाहर से एक ही लकीर दी है, लेकिन आप एक्सरे टेस्ट करोगे तो उसमें 4 कंपार्टमेंट या 5 कंपार्टमेंट दिखते हैं और 4 या 5 सीड अंदर दिखते हैं। तभी कुछ लोग बोलते हैं ये तो बाहर से तो कोई टैंपरिंग है नहीं, कि मुख खींचा गया है या निर्मुख में से एक लाइन खींची बनाई गई है, या 2 मुखी को एक लाइन खींचा गया है, एक लाइन निकाली गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाहर से तो एक लकीर है तो उसको एक मुखी बोलो। कुछ लोग मानते हैं कि इसका एक्सरे टेस्ट में तो एक ही कंपार्टमेंट नहीं दिखा रहा है, 4 कंपार्टमेंट 5 कंपार्टमेंट दिख रहा है, तो इसको हम एक मुखी नहीं बोल सकते हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि इसको एक मुखी ही बोलेंगे, कि बाहर से मुख क्या है? मुख है लकीर जो हेड से टेल चलती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन विच रन्स फ्रॉम द हेड टू द टेल। अगर वो एक ही है तो हम उसको एक ही समझेंगे ना। अब उसके एक्सरे में कुछ भी आए, लेकिन बाहर से क्या है, जिस चीज को हम मुख बोलते हैं वो एक ही है, तो एक मुखी मिलता है। एक मुखी परफेक्टली गोल कभी नहीं होता है, वो हल्का सा लंबा होता है। और मेरे पास ओरिजिनल 100% एक मुखी है, नेपाल के भी, इंडोनेशिया के भी, इंडियन भी, सभी प्रकार के हैं। डुप्लीकेट रुद्राक्ष आजकल फाइबर में भी बहुत आने लग गए हैं, लकड़ी में आने लग गए हैं, बेरीज से बनाना शुरू कर दिए हैं, ऐसे कई माध्यम है जिससे बनाना शुरू किया है। मैं समझता हूं कि मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है। आप सब लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने प्रेम से ये देखा है। आगे पावले सर और मैं एक
सीरियस कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें ये सब आपको दर्शा सकूंगा, आपको त्रिजुति दर्शा सकूंगा, एक मुखी दर्शा सकूंगा, और काफी डीप में हर टॉपिक पे हम इस पे बात करेंगे। आशा है कि आपको ये जो भी छोटा मोटा मेरा इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन था, मैं कोई प्रिपेयर्ड नहीं था, इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन जो किया पसंद आया है। और सर अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो मैं प्रयास करता हूँ उनके जवाब देने के लिए। जरूर सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लेक्चर रहा आपका। बिना तैयारी के इतने अच्छा दिया तो तैयारी करने के बाद कितना अच्छा होगा। तो मैं तो जानता ही हूँ, अभी लोग भी जान गए कि आप बहुत अच्छी बात करते हैं। और मैं अभी मिस्टर राजेश्री है, उनको मैं अनम्यूट करता हूँ, कुछ पूछना चाहते हो? बिल्कुल राजेश्री मैडम, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अनम्यूट करके बात कीजिए। सुषमा मैडम को मैं अनम्यूट करता हूँ, अनम्यूट करके बात कीजिए मैडम। हाँ सुषमा मैडम, अनम्यूट करके बात कीजिए। सर मैं गणेश रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें भी जो सुन रहे थे ना, उसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी, हाँ उसके बारे में जरा बताइए ना, वो भी क्या डुप्लीकेट ही बनता है क्या वो भी? हाँ इसमें बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मैडम आपने। गणेश रुद्राक्ष यानी कि एक पार्ट, एक मुख की तरफ एक्सटेंशन आ जाता है, उसको गणेश बोलते हैं, और दो तरफ से एक्सटेंशन आता है, दो 180 डिग्रीज ऑपोजिट ईच अदर आता है, तो उसको नंदी रुद्राक्ष बोलते हैं। अभी इसमें डिस्प्यूट की बात है। अभी कई लोग मानते हैं कि गणेश रुद्राक्ष अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए वगैरह सब बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सूंड की तरह दिखता है। ग्रंथ में इसका कोई उल्लेख नहीं है, कोई ग्रंथ का बेसिस नहीं है। अगर मुझे पर्सनल बेसिस पे पूछो तो मैं बोलूंगा बिल्कुल गणेश रुद्राक्ष इज जस्ट एक आधा, आप फल लीजिए, फल कभी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कहीं एक्सटेंशन आ जाता है, कहीं दब जाता है, उस तरह का डिफॉर्मेशन ऑफ रुद्राक्ष है। इट इज नॉट ऑथेंटिक कि ये गणेश रुद्राक्ष है, ये सब मार्केटिंग है, कंप्लीट मार्केटिंग, कंप्लीट बोगस। थैंक यू सर। अभी मैं अर्चना मेहकर मैडम है, उनको अनम्यूट करूंगा, बात कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मॅडम। खूप छान रुद्राक्षावर तुम्ही विवेचन केलं आहे, खूप छान वाटलं। थँक यू। 16-17 वर्षापासून काम करते आहे आणि रुद्राक्ष अप्रतिम रिझल्ट मी अनुभवले आहे। पण तुमच्याकडनं मी जे ऐकलंय की तुम्ही जी शेती म्हणजे झाडं लावली आहेत नेपाळची, मग त्याला रुद्राक्ष आली आहेत का त्या दर्जाची? मी आता जे नेपाळचे लावलेले आहे त्याला जास्त टाइम नाही झालेला आहे, म्हणून आता त्याला फूल आले आहे, पण 1 या 2 वर्ष अजून थांबावं लागेल मला। नॉर्मली 3 वर्षाच्या आधी कोई भी नेपाल के पेड़ को फल नहीं आते हैं, आइडियली 7 साल लगते हैं फ्रूटेशन के लिए। लेकिन मुझे भरोसा है कि आएंगे जरूर, लेकिन क्वांटिटी उतनी आएगी क्या और क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी क्या, ये देखना है। क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। फिर भी मैंने ग्रीन हाउस बनाया है, स्प्रिंकलर्स लगाए हैं, उसको बिल्कुल ठंडा रखने का प्रयास किया है, अगल बगल में बांबू काफी लगाया है ताकि उसको काफी शेडिंग मिले, लेकिन वो फर्क आने तो वाला है। देखो डिंगला का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट में फर्क आएगा। वो महाराष्ट्र में लगाए हुए हैं क्या आपने? हाँ, जुन्नर जो शिवनेरी फोर्ट के लिए फेमस है, शिवाजी महाराज का जो बर्थ प्लेस है, वहां लगाया हुआ है। ओके ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैडम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू मैडम। अभी मुग्धा मैडम सवाल पूछेंगे, उनको अनम्यूट करता हूँ। बोला मैडम। नमस्कार सर, मला विचारायचं होतं, तुम्ही माहिती खूपच सुंदर सांगितली, पण मला थोडंसं मिसआउट झालं, मे बी माझा क्वेश्चन रिपीट होईल। रुद्राक्ष, भद्राक्ष आणि विकृताक्ष असं प्रकार असतात का? रुद्राक्ष, भद्राक्ष, सद्राक्ष आणि रौद्राक्ष असे 4 प्रकार सांगितलेले ग्रंथांनी
पण खरी बघितलं तर 360 सबस्पीसीज आहे इलोइकार्पस गॅनेटस रॉक्स फॅमिली मध्ये. 360 प्रजात्या आहे. अच्छा. आणि सर म्हणजे घालायचा फक्त रुद्राक्षाचाच प्रकार आहे जो, म्हणजे तुम्ही रुद्राक्ष म्हणताय तो कुठला प्रकार येतो मग? रुद्राक्ष म्हणजे इलोइकार्पस गॅनेटस रॉक्स, तो ओरिजिनल रुद्राक्ष आहे. तो ओरिजिनल मेन स्पीसीज आहे, सब स्पीसीज नाही आहे. जसं इंडियामध्ये जे भेटतात खास करून साऊथ इंडियामध्ये ते इलोइकार्पस फॅमिलीची आहे, पण रॉक्स नाही आहे. ते दुसरं प्रकारचं रुद्राक्ष आहे. आणि सर अजून एक विचारायचं होतं, 14 मुखी कशासाठी सांगितला जातो घालण्यासाठी? 14 मुखी रुद्राक्ष सर्वात उत्तम रुद्राक्ष आहे. तो तुम्हाला मटेरियलिझम पासून स्पिरिच्युअलिटी सगळं काही देणार. म्हणजे पैसे, अडके, गाडी, घोडा पासून तुम्हाला आध्यात्मिक प्रगती सगळं काही देणार. त्याचा अधिपती बजरंगबली आहे. बट 1 ते 13 मुखी पर्यंत जितके रुद्राक्ष आहे, जे काही त्यांची स्पेशालिटीज आहे ते सगळे तुम्हाला 14 मुखीमध्ये भेटणार. म्हणून शिवपुराणांनी त्याला देवमणी असं नाव दिलेलं आहे. दुसरं कोणत्याही रुद्राक्षाला असं कोणतेही नाव नाही दिलेलं आहे. सर धन्यवाद, तुमच्याकडनं खूपच छान माहिती कळाली सर. मोस्ट वेलकम मैडम. थँक्यू सर. थैंक यू मैडम. मिस्टर वैभव बेर्डे अब सवाल पूछेंगे. मैंने अनम्यूट किया उनको. बिल्कुल. बेर्डे साहेब प्रश्न विचारा. नमस्कार सर. नमस्कार. सर्वप्रथम पावले सरांचं मी नमस्कार करतो की त्यांनी तुमच्यासारखे उत्कृष्ट माहिती देणारे लोक आमच्या समोर आणण्याचा प्रयत्न केला आणि अतिशय चांगली माहिती पण तुम्ही आणि या अगोदर पण बाकी लोकांनी दिलेली आहे. आणि आज मी रुद्राक्षाचे बरेच प्रकार किंवा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी की जेणेकरून ओरिजिनल रुद्राक्ष किंवा मार्केटमध्ये आता जे डुप्लिकेट भरपूर रुद्राक्ष नको त्या नावाने विकले जातात, तर त्याची पहिली गोष्ट आम्हाला माहिती झाली तुमच्याकडून. आता सर मला असं विचारायचं आहे की रुद्राक्ष सर्वसाधारण वरून रुद्राक्षच आहे हे कसं ओळखावं सर्वसाधारण? म्हणजे रुद्राक्ष, भद्राक्ष आणि 2 प्रकार तुम्ही सांगितले त्यामध्ये. करेक्ट. रुद्राक्ष से ओळख जे आहे उसके लिए आपको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सरे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है. नहीं तो आपको भयंकर एक्सपीरियंस चाहिए कि रुद्राक्ष को हाथ में लेते ही और उसको एक झलक देखते ही आपको बताना आना चाहिए. लेकिन उसके लिए आपको 20-25 साल उस पर डालने पड़ेंगे. नहीं तो उसका एक्सरे टेस्ट कराइए और उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराइए. अच्छा. पण सर मला असं म्हणायचं आहे की रुद्राक्ष, भद्राक्ष आणि जे 2 प्रकार तुम्ही सांगितले तर ते सुद्धा एक्सरे मध्ये दाखवतीलच ना सर, का नाही दाखवणार? फक्त रुद्राक्ष दाखवणार. पण भद्राक्ष हे घ्यायचंच नाही आपल्याला, कारण इट डज नॉट हॅव अ नॅचरल सेंट्रल होल. अच्छा अच्छा. त्याच्यात जे छिद्र असतो तो नॅचरल नसतो. त्याला मॅन्युअली ड्रिल करतात. तुम्ही त्याला खंडित करताय, भंग करताय, डेसिग्रेट करताय, त्याची वर्टिब्रे तुम्ही तोडताय. तर नॉट सजेस्टेड. अच्छा. म्हणजे फक्त ओरिजिनल रुद्राक्षालाच डायरेक्ट होल असतं असं ना सर? नेपाळचं आणि इंडोनेशियाचे रुद्राक्षांना हो नॅचरल होल असतो. अच्छा. सर दुसरा एक प्रश्न माझा लास्ट की सर्वसाधारण ओरिजिनल 5 मुखी रुद्राक्ष जे नेपाळ, इंडोनेशिया या ठिकाणी भरपूर प्रमाणात मिळतात, तर सर्वसाधारण या 5 मुखी रुद्राक्षाची किंमत काय असते सर्वसाधारण? एक सर्वसाधारण 5 रुपयापासून 50,000 रुपयापर्यंत. ओके ओके. थँक्यू तुम्ही सर. इंडोनेशियन घेतला, साधा रवा दाना घेतला तर 5 रुपयामध्ये एक दाना येणार. इंडियन घेतलं तर 25-30 रुपयामध्ये येणार. नेपाळ कुठून घेतात, मोरंगी घेतलं तर तुम्हाला 25 रुपयामध्ये भेटणार. आणि डिंगला घेतलं तर 400-500 रुपयाला. आणि मेगा साईज या कलेक्टर साईज आला तो दाना, सपोज 35 mm झाला तो दाना, तर मग तो 50,000 रुपये पण द्यावा लागेल. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. मोस्ट वेलकम. थँक्यू. पावले सर.
हाँ सॉरी, मेरा माइक बंद था। अच्छा, मिस्टर उमेश स्वामी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन कुछ प्रॉब्लम दिखता है उनका टेक्निकल। मैं अभी, वैशाली मैडम है, वैशाली हेड है, मेरा उनको मोबाइल unmute नंबर काफी लोग पूछ रहे हैं सर। हाँ हाँ, आप बताइए, मैं इधर टाइप कर देता हूँ। 97 97 658 658 95 95 777। 777। ये मैंने बहुत बार देखा कि जो स्पीकर रहता है ना, उसके मुंह से लोग नंबर सुनना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला। वैसे मैं भी आपका नंबर जानता था, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है कि स्पीकर अपना नंबर बता रहे हैं। करेक्ट और सर। कुछ इधर मैडम ने तो ऐसा किया कि वो एक्चुअली नंबर मैं दे चुका था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम उनसे सुनना चाहते हैं नंबर। मैंने बोला ठीक है फिर। तो चलो, आपके मुंह से सुन लिया लोगों ने। चलो, तो अभी मैं वैशाली मैडम को अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, हाँ बोला मैडम। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सरस्वती स्कंद रहता है ना बच्चों हाँ के जी, लिए, हाँ, वो बच्चों के लिए अच्छा रहता है क्या पढ़ाई के लिए? हाँ, अभी सरस्वती बंद या ज्ञानवर्धक बंद, इसमें आप कौन से दानों का समावेश कर रहे हो उस पर काफी निर्भर होता है। कि जैसे कि एक बेसिक लेवल करे तो आप 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी लेंगे। हायर लेवल करेंगे तो आप 4 मुखी, 6 मुखी और 8 मुखी लेना चाहिए। और हर एक के कुंडली के हिसाब से आप सरस्वती बंद या ज्ञानवर्धक का बंद बनाइए कि हर एक कुंडली में कुछ खासियतें होती है, तो उस खासियतों के हिसाब से आप बनाइए। जनरलाइज बना के ये एक ही प्रकार का है वैसे मत दीजिए। अच्छा, अलग 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 मुखी लेना पड़ता है क्या? अलग अलग मुखी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि 4 मुखी ब्रह्मा का है। 4 मुखी ब्रह्मा का होने के कारण वो ज्ञान, नॉलेज, विजडम देगा। पंचमुखी कालग्नि रुद्र है, जो आदमी के पंच तत्वों को शांत करेगा, उसको अच्छी तरह वो फोकस करेगा और बैलेंस्ड माइंड, बॉडी, सोल रखेगा। 6 मुखी कार्तिकेय स्वामी का है, वो आपको बोलने की शक्ति, लिखने की शक्ति, कम्युनिकेशन की शक्ति और संघर्ष करने की कैपेसिटी, ये सब बढ़ाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं मैडम। कभी कभी 10 मुखी भी अंदर डालते हैं अगर रिक्वायरमेंट है। अगर एक्सीडेंट प्रोन चार्ट दिखा या दूसरी और कोई फैक्टर्स दिखे तो 11 मुखी का भी इस्तेमाल करते हैं। और एक सवाल है सर, बच्चों को पहनाना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल, जितना छोटे बच्चे को आप पहना सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि जितना छोटा रहेगा उतना रिसेप्टिव ज्यादा रहेगा और उतनी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो रुद्राक्ष में होती है वो बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए। एक याद रखिए, रुद्राक्ष ऊपर से नहीं पहनना, वो बदन को स्पर्श होना चाहिए। अच्छा, चांदी में पहना सकते हैं? चांदी में पहना सकते, आप सोने में पहना सकते, ताम्र में पहना सकते, पीतल में पहना सकते। लोहा और या स्टील में नहीं पहनाना और काले धागे में नहीं पहनाना। लाल धागे में पहनाना या स्टील या चांदी की चेन में, सोने की चेन में या लाल धागा। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम मैडम। थैंक यू मैडम। ये मिस्टर अजीत कुलकर्णी जी है, वो सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ जी, पूछे मिस्टर अजीत जी। हॅलो सर. नमस्कार. हॅलो, नमस्कार. खूप चांगली माहिती. पावले सरांना पण धन्यवाद. धन्यवाद. मला एक विचारायचं की ग्रंथांमध्ये रुद्राक्षाची अशी काय महत्वाचं सांगितलेलं आहे की त्याचा इफेक्ट मानवी जीवनावरती मुख्यत्वे काय होतो? ग्रंथों ने यानी कि वापस शिवपुराण, श्रीमद देवी भागवतम, रुद्राक्ष उपनिषद और मंत्र महारों ने कहा है कि अलग अलग मुख अलग अलग चीजें देती है। मान के चलिए हम 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि 7 मुखी रुद्राक्ष महालक्ष्मी का वास है। इट्स अबोर्ड ऑफ गॉडेस महालक्ष्मी। और एक दूसरा है कि आदमी का लक फैक्टर बढ़ाता है। तीसरा है कि शनि के अगर किसी प्रकार का प्रकोप हो, गुस्सा हो, तो उससे आपको बचाएगा। तो हर एक रुद्राक्ष
के अलग अलग खासियतें हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष की दो खासियतें हैं। एक है कि किसी की अगर शादी नहीं हो रही है या विवाह में कोई तकलीफ हो रही है तो दो लोगों को मिलाने में वो काम करता है, दो लोगों को मिल के साथ में रहने के लिए मदद करता है। दूसरा है कि जो साधु संत रहते हैं 32 का कंठा पहनते हैं, यानी कि 32 गौरी शंकर का कंठा पहनते हैं स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए, आध्यात्मिक चीजों के लिए। तो हर रुद्राक्ष की खासियत दी हुई है। उसका एक ग्रह अधिपति होता है, उसका एक भगवान अधिपति होता है और उसका कार्य अधिपति होता है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू अजीत जी। अभी मैं मिस्टर उमेश स्वामी जी से कहूंगा कि वो सवाल पूछे अपना। बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते सर। शिवोम शिवोम, कैसे हो? ठीक आहे ठीक आहे। मी जरा थोडस उशीर लेट जॉईन झालो इथं। फक्त मला माहित नाही काय तुम्ही आधी माहिती सांगितली का नाही। फक्त रत्न आणि रुद्राक्ष यामधला फरक काय असतो, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जसं रत्नला हे तुळ राशीला हे रत्न चालत नाही, मेष राशीला हे रत्न चालत नाही, असं काय असतं तसं रुद्राक्षामध्ये असतं का? रुद्राक्ष की खासियत ये है कि मैंने ये थोड़ा कवर किया था कि रत्न अगर सूट नहीं हुआ तो बैकफायर कर सकता है, तकलीफ दे सकता है। लेकिन रुद्राक्ष की खासियत ये है कि वो बैकफायर करता नहीं है, वो किसी प्रकार की तकलीफ देता नहीं है, वो एक सही में ऑर्गेनिक जेम है। एक दूसरा है राशि और नक्षत्र के हिसाब से भी रुद्राक्ष का बताया गया है कि एक ये राशि के लिए या ये नक्षत्र के लिए आप ये रुद्राक्ष पहनिए, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और प्रॉब्लम के हिसाब से भी या कुंडली देख के भी आप रुद्राक्ष सजेस्ट कर सकते हो। मेरे जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे है रत्नों के साथ और रुद्राक्ष के साथ, मैं कभी भी प्रेफर करता हूं कि रुद्राक्ष सजेस्ट करे रादर देन रत्न। रुद्राक्ष की मैंने जो इफेक्ट देखे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नाही, मला असं विचारायचं होतं, रत्न जसं एखाद्या रत्नाला जर सूट नाही झालं तर ते रत्न त्या राशीला, तसं रुद्राक्ष सूट होत नाही असं असतं का काही? असं काहीच प्रकार नाही आहे। तुम्ही सपोज कोणी कोणताही रुद्राक्ष उचलला, जेव्हापर्यंत तो ओरिजिनल असणार आणि तो खंडित नसणार, त्यांनी कोणतंही मुखीचं रुद्राक्ष घेतलं आणि धारण केलं विश्वासाने, तर त्याला काही त्रास होणार नाही, कधीच नाही। धन्यवाद। म्हणजे जसं रत्नाचे बॅड इफेक्ट पडतात तसे रुद्राक्षाचे पडणार नाही? अजिबात नाही। म्हणजे एखाद्या आपल्या जवळ रत्न जर ते सूट नाही झालं तर ते न्यूट्रल मध्ये राहू शकतं, सॉरी रुद्राक्ष न्यूट्रल मध्ये राहू शकतो, परंतु बॅड काय होणार नाही? करेक्ट, अजिबात बॅड होणार नाही। ओके ओके, धन्यवाद। तेवढंच विचारायचं होतं, कारण मी लेट जॉईन झालो, मला माहिती आहे का नाही, माहिती दिली का नाही मला माहित नाही, म्हणून म्हटलं जरा विचारावं परत तुम्हाला। करेक्ट करेक्ट, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ बोला येवले साहेब, बोला। हाँ, मी धुळ्याहून शशिकांत येवले बोलतोय। नमस्कार। नमस्कार। रुद्राक्षाच्या बाबतीमध्ये 0 नंबर दाणा जो म्हणतो आपण, बारीक गळ्यामध्ये चेनच्या रूपात तो घालतो, तर त्याच्यामध्ये मुख आणि पृच्छ कसं ओळखायचं? 10x बॉश अँड लॉम लेन्स किंवा मायक्रोस्कोपिक ऑब्झर्वेशन। अच्छा, मुखाची ओळख काय आणि पृच्छाची ओळख काय? मग मुख म्हणजे असं पॉइंटेड असतो, स्लाइटली पॉइंटेड असतो, आणि पृच्छ जे असतो, टेल जे असतो, तो थोडासा फ्लॅटेंड असतो। म्हणजे मुख टू मुख आणि पृच्छ ते पृच्छ अशी आणि मध्ये गाठ, मध्ये गाठ। बरं, हे केल्याने परिणाम काय, न केल्याने परिणाम काय? हे केल्याने जे परिणाम त्या मुखाने द्यायला पाहिजे ते असणार, होणार, आणि नाही केल्याने तुमचं रुद्राक्ष ते धारण करून पण काही फायदाचं नाही। इट इज लाईक टेकिंग अ पेन्सिल सेल। सपोज तुम्ही पेन्सिल सेल घेतलं आणि ते पॉझिटिव्ह निगेटिव्हला जसं आपण मॅच करून लावतो, तर आपण उलटा लावलं तर नवीन सेल पण चालणार नाही, तसं होणार। तो वाईट काही नाही होणार, पण तो काम नाही करणार। धन्यवाद सर। भद्रा आणि रुद्राक्ष ओरिजिनल, तर भद्रामध्ये ओळख आणि ओरिजिनल मध्ये ओळख काय समजायची?
म्हणजे हातात घेतल्यानंतर भद्राक कसा ओळखायचा आणि ओरिजिनल कसा ओळखायचा त्याची मेथड. भद्राक्षाचा आकारच वेगळा असतो, कम्प्लीट आकारच वेगळा असतो. तो असं चप्पट असतो आणि तो मोठा असतो, तो कम्प्लिटली डिफरंट, व्हेरी डिफरंट. आणि रुद्राक्ष गोलाई गोल असतो. अच्छा, जितका गोल तितका चांगला का मग? जितका गोल तितका चांगला, जितका राऊंडेड तितका चांगला. अच्छा, त्याच्यामध्ये कलर येतात, एक पांढरा असतो, एक चॉकलेटी कलर असतो आणि एक काळसर असतो. तर मग याच्यात चांगला कोणता? कसं आहे, ग्रंथाने असं सांगितलं आहे की ब्राह्मणाने श्वेतवाला वापरायचं, पिवळावाला वैश्याने वापरायचं, लाल रंगाचं क्षत्रियाने वापरायचं आणि काला शूद्राने वापरायचं. पण तसं काही नाही, कोणतंही रुद्राक्ष तुम्ही कोणत्याही रंगाचा वापरा, ते नंतर काला पडणारच आहे. बॉडी हीट आणि स्वेटिंगच्या कारणाने तो काला पडणारच आहे. तर तुम्ही त्याचा ग्राम मध्ये त्याचं वजन करा. जितकी जास्त डेन्सिटी असणार तितकं चांगलं, जितकं राऊंडेड आहे तितकं चांगलं. स्पेसिंग बिटवीन लाईन्स व्यवस्थिशीर असायला पाहिजे, ते पॅरामीटर्स बघा. कलर कडे लक्ष देऊ नका. कलर अगर तुम्हाला कधी हलका करायचा आहे, अगर तुमचा रुद्राक्ष डार्क झाला तर लिंबूच्या पाण्यामध्ये लिंबू टाका एखादा पातेल्यामध्ये आणि त्याच्यात तुम्ही पानी टाका आणि ते रुद्राक्ष आप डुबाइए, वो थोड़ा सा रंग उसका हल्का हो जाता है. नॅचरली त्याच्यावर काही परिणाम होत नाही ना मग? अजिबात नाही होत. पण तुम्ही कोणत्याही रंगाचं रुद्राक्ष धारण केला आणि तो तुमचा स्किनला टच केला तर तो काला पडणारच पडणार. हा, बरोबर, हीट येते शरीरात, ती त्याच्यात जाणवते. करेक्ट. धन्यवाद देवले सर. सर अभी हमने सारे सवाल भी ले लिए हैं और बहुत अच्छा आपका लेक्चर रहा, एज एक्सपेक्टेड. मतलब मुझे मालूम ही था कि अच्छा होने वाला है. और सर के बारे में मैं सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि सर बहुत बिजी रहते हैं. जब हम उनकी शोरूम पे भी जाते हैं तो कम से कम 2 घंटे मुझे रुकना पड़ता है कि उनके सामने सारे क्लाइंट बैठे हुए रहते हैं और हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते. तो या तो उनको मिलने के लिए घर में जाना पड़ता है या उनको बुलाना पड़ता है, लेकिन वो जल्दी से हाथ में नहीं आते. वो एक प्रकार के अवलिया जैसे रहते हैं, वैसे सर का पूरा जीवन क्रम रहता है, दिन क्रम रहता है. तो सर बड़ी मुश्किल से मिले, आज हमको हाथ आए हैं. और मैं इनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लोगों के लिए एक आप वर्कशॉप रखिए, क्योंकि आज तो हमने सिर्फ एक झलक देखी है और जो कुछ नॉलेज था वो सब अच्छा ही नॉलेज था कि जो किसी को मालूम नहीं था, ऐसी बातें आपने बताई. लेकिन हमको रुद्राक्ष के बारे में और भी डिटेल जानना है, लोगों को उसमें प्रैक्टिस करनी है, उसकी खरीद और फिर बेचना और लोगों के लिए उसको रिकमेंड करना, ये सब हम करना चाहते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कोई कार्यशाला का आयोजन करते हैं, आप डेट्स बताइए सिर्फ और बाकी मैं सब देख लूंगा. तो ये रिक्वेस्ट मैं समझता हूँ कि वो मानेंगे और एक कार्यशाला हमारे लिए वो जरूर देंगे. मुझे बड़ी खुशी होगी कार्यशाला लेने की, क्योंकि ये तो मैंने बस ऊपरी मैंने आपको रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दी है, लेकिन अगर सही में आपको रुद्राक्ष के बारे में इन डेप्थ जानकारी चाहिए तो फिर आपको एक्चुअली 1 से 14 मुखी, गौरी शंकर, हर मुखी के बारे में जानकारी होनी चाहिए. कौन सा ग्रह उसका अधिपति है, कौन सा भगवान उसका अधिपति है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उसको कैसा पहनना चाहिए, और ये सब मैंने जो बताया उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए. उसके लिए 2-3 घंटे का वर्कशॉप कम से कम हमने लेना चाहिए और उसमें स्लाइड शो वगैरह होगा. तो एक्चुअली भद्राक्ष कैसे दिखता, रुद्राक्ष कैसे दिखता है, इंडोनेशियन त्रिजुति कैसी दिखती है, नेपाली त्रिजुति कैसी दिखती है, ये सब चीजें मैं दिखा पाऊंगा. थैंक यू सर. मैं एक्चुअली सर के साथ 1 साल रहा हूँ और मैंने काफ़ी मतलब स्टडी उनके साथ किया है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि और भी कुछ सीखना बाकी है. और जब भी सर से मिलते हैं तो उनके पास कुछ नया जानकारी रहता है कि मैं अभी नेपाल से आया हूँ, मैं अभी इंडोनेशिया से आया हूँ. तो मैंने काफ़ी उनको रिक्वेस्ट की कि आप मुझे भी साथ में लेके जाइए, लेकिन हमारी डेट्स मैच नहीं होती है. जब वो जाने वाले रहते हैं तब मुझे टाइम नहीं रहता है और कभी कभी और भी कुछ प्रॉब्लम रहते हैं.
तो मैं खुद उनके साथ ये सफर करना चाहता हूँ और मैं खुद भी देखना चाहता हूँ। लेकिन अभी एक वर्कशॉप में हम ये तो जान सकते हैं एटलीस्ट उनके पास वीडियोज है, कुछ फोटोज है वहाँ के, और सब रुद्राक्ष मैंने 21 मुखी भी उनके यहाँ पे देखा है रुद्राक्ष, और सब हैंडल भी किया है मैंने उनके शोरूम पे। मैं 1 साल बैठा हूँ और बहुत कुछ सीखा भी है उनसे, और कुछ सीखने जैसा बहुत कुछ है उनके पास। तो हम जरूर एक कार्यशाला लेंगे। अभी मैं श्रद्धा मैडम को कोई सवाल है, उनको एक हम सिर्फ अनम्यूट देते हैं, आखिरी सवाल बोलिए श्रद्धा मैडम। नमस्कार सर, धन्यवाद आप दोनों का। माय सेल्फ श्रद्धा राठौड़ फ्रॉम कोल्हापुर। सर बहुत बढ़िया लेक्चर हुआ है आज का। एक सवाल था मेरा। जी जी, जैसे कि समाज में कुछ असमझ है कि भाई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं उन लोगों ने, वो तो आज आपने क्लियर किया कि भाई आप खाने वाले भी पहन सकते हैं। लेकिन जनरल वे में अगर प्रिकॉशन लेने के लिए कहा जाए तो क्या लेना चाहिए रुद्राक्ष पहनने वालों को? केवल एक चीज संभालना है। हाँ जी, केवल एक चीज संभालना है कि जहां भी मृत शरीर है वहां रुद्राक्ष धारण करके जाना नहीं चाहिए। जहां भी मृत शरीर है, वो किसी घर पे हो, वैकुंठ में हो, कोई बड़े अस्पताल में हो, तब रुद्राक्ष निकाल के आप रख के जाइए, अटेंड कीजिए। आने के बाद सर से नहाने के बाद उसका बीज मंत्र पठन करके उसको वापस धारण कर लीजिए। ओके सर। तो एक इसी से सिलसिले में, जैसे कि कोल्हापुर ये नॉन वेजिटेरियंस का शहर ज्यादातर माना जाता है, तो बहुत से, हाँ जी, तो बहुत से लोग पहने हुए रहते समय नॉनवेज खाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, इसलिए अपने आप को रुद्राक्ष से ही अलग कर लेते हैं। जनरली जैसे रत्न है तो बताइए, हम रत्न धारण कर लेंगे, लेकिन आप हमें रुद्राक्ष के लिए थोड़ा सा दूर रखिए, कहीं हम गलती ना हो जाए और हम नॉनवेज खाना छोड़ दें, ऐसा वो। ये गलत प्रचार हुआ है, ये कोई कम्युनिटीज ने खास करके इसका प्रचार उस तरह से किया है। लेकिन अगर आप शिवपुराण, श्रीमद देवी भागवतम पढ़ो, जब यहाँ तक श्रीमती देवी भागवतम बोल सकता है कि एक कुत्ता भी पहन सकता है। कुत्ता कहाँ नहीं जाता, क्या नहीं खाता, कहाँ सो जाता है। जब ये श्लोक है तो आपको बस कन्विंस करना है क्लाइंट को कि ये गलत है। अच्छा रुद्राक्ष पहनिए, अच्छे क्वालिटी का पहनिए, और श्रद्धा आपकी रुद्राक्ष में होनी चाहिए। उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सर मेरा एक और ये कहना था कि बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि जब रुद्राक्ष गले में पहनते हैं तो एक प्रकार का ऑरा क्रिएशन होता है। तो कई लोगों से के मुंह से मैंने ये भी सुना है कि मतलब एक जस्ट कहा जाता है कि भाई जब आप नॉनवेज खाते हो तो उसका ऑरा चेंज कर दीजिए, या तो आप रुद्राक्ष को निकाल के नीचे के जेब में रख दीजिए, या फिर घर में निकाल दीजिए, साइड में रख दीजिए। तो क्या ये कहाँ तक सही है? क्या मतलब हम इसे मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ये सब 2 मिनट मैगी नूडल जैसे तरीके हैं। जेब में रख दिए तो आपको शरीर को कहाँ छोड़ा, या आपने निकाल के रख दिया तो फिर अगले दिन कहाँ गया, वापस रुद्राक्ष तो पहनेंगे ही ना। और जब फंडामेंटल खाना बना नहीं है तो अगर वेद पढ़ो तो, ये मीन्स मैं प्राइवेट ये बता रहा हूँ, वेद पढ़ो तो वेद को में भी कहाँ नॉनवेज को खराब कहा गया है। वहां तो बताया गया स्वर्ग लोक में ये राजा की, ये देव की बेटी की पार्टी थी, उसमें मटन के प्लेट जा रहे थे, सब कुछ चल रहा था। ये वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेजिटेरियनिज्म इज अ पर्सनल चॉइस, एंड वेजिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट ज्यादा आया जैनिज्म और बुद्धिज्म के कारण। इट इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ हिंदुइज्म। बढ़िया सर, धन्यवाद सर, काफी सारी थैंक यू श्रद्धा मॅडम. धन्यवाद सर. पावले सर, खूप छान लेक्चर झाले आणि खूप खूप तुम्हाला अभिनंदन. तुम्ही अगदी छान काम करतायत सर. धन्यवाद. आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य आहे, मी निमित्त मात्र आहे. धन्यवाद. सर और 1-2 सवाल ले सकते हैं हम? बिल्कुल ले सकते सर. भरत जोशी सर अहमदनगर से है, पूछिए सर आपका सवाल. सर 14 मुखी रुद्राक्षाची किंमत काय सर? 14 मुखी रुद्राक्ष इंडोनेशियन घेतलं 1000
पासून सुरू होणार आणि नेपाल घेतलं म्हणजे चांगली क्वालिटीची मी बोलतोय. तुम्हाला हलकी क्वालिटी पाहिजे, धरान हातभारी वगैरे पाहिजे तर ते स्वस्तात येतं. तुम्ही काय करतात सर? मी ज्योतिषीच आहे. ज्योतिषी आहे तो 60 to 75,000 पर्यंत येणार तुम्हाला. बरं बरं ठीक आहे चालेल. तेवढ्यासाठी 14 मुखीचे काय आणि अशी आपल्याला विनंती आहे, इथं साधारण किमती पत्रक वगैरे असं आपल्याकडचं मिळेल का आम्हाला? नाही नाही. कारण कसं आहे, आता मी 10-14 मुखी विकत घेतले तर हर एकची प्राइस वेगळी असते. कारण एखादा मोठा असतो, एखादा थोडा छोटा बारीक असतो, एखादा जास्त वजनदार असतो, एखादा जास्त गोलाईमध्ये व्यवस्थिशीर असणार. तो नॅचरल प्रोड्यूस आहे. तर एक खट्टी किंमत कधीच लावायची नाही आणि एक खट्टी किंमत कधीच. हर एक पीस आपली आपली खुबिया घेऊन येतो, त्या हिशोबाने चालायचं. ओके ओके सर, थँक्यू सर. तुमचं प्रवचन खूपच सुंदर झालं आणि पावले सरांचं तर काय विचार करू नका, ते रोज आम्हाला निरनिराळ्या डिशेसच खाऊ घालतात ते. थँक्यू थँक्यू. व्हेरी गुड, गुड कॉमेंट. थँक्यू. राजेश मंडोरे सर, आपण प्रश्न विचारा. हा नमस्कार सर. नमस्कार. हा एक ते अशी आख्यायिका किंवा एक स्टोरी ऐकण्यात येते की पशुपतीनाथचं जे मंदिर आहे त्यामध्ये काहीतरी एक प्राचीन वृक्ष आहे आणि त्याला काही विशेष रुद्राक्ष फुलं येतात वगैरे, असं काही आहे का? असं अजिबात काही नाही आहे. असं पण म्हणतात कि जो राजा है नेपाल के, उनके गार्डन में एक कोई ऐसा पेड़ है जिसमें सिर्फ एक मुखी आते हैं, उन्हें इंदिरा गांधी को दिया था वगैरह वगैरह. ये सब कहानियां हैं जो बिन बुनियाद कहानियां हैं. ऐसा कुछ नहीं है. मैं पशुपतिनाथ के मंदिर 20-30 बार जा चुका हूँ, राजा के महल में भी जा चुका हूँ. ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहानियां हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. थैंक यू राजेश सर. ओके राजेश सर, सवेरे 6 बजे जब मैं शिव पुराण शुरू करता हूँ इधर ऑडियो, तो वो सबसे पहले आते हैं लगभग डेली. अरे वाह. और उन्होंने बहुत भक्ति भाव से उन्होंने सारे पुराण पढ़े हैं पहले ही, और अभी भी बहुत अच्छे से वो सुनते हैं. थैंक यू राजेश सर. और मैं अभी अपर्णा गोरे मैडम है, उनको मैं अनम्यूट करता हूँ. आप पूछिए सवाल. अपर्णा मैडम, अनम्यूट करके पूछिए आप सवाल. हाँ नमस्कार सर, आवाज आ रही है? नमस्कार. हाँ सॉरी टू से सर, मेरे यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था, इसलिए मैं आपका पूरा लेक्चर नहीं सुन पाई हूँ. लेकिन जितना भी मैंने सुना है, तो मेरा सवाल ये था सर कि आपने अभी बोला कि जब भी आप किसी मृत शरीर के पास जाए तो अपना रुद्राक्ष उतार कर रखिए. तो मेरा सवाल ये है सर कि भगवान शंकर का रुद्राक्ष प्रतीक माना जाता है, तो भगवान शंकर ही मतलब स्मशान में रहते हैं, तो फिर ये बात मतलब कहाँ तक सही है? और दूसरी बात सर, अगर ऐसा है तो फिर हम जब भी ऐसे मृत शरीर के पास जाए तो फिर प्रोटेक्शन के लिए हमको क्या, क्योंकि रत्न भी कहते हैं कि मृत शरीर के पास आप जब भी जाए किसी के मौत में तो रत्न भी उतार के जाना चाहिए, तो फिर ऐसे टाइम पे हम प्रोटेक्शन के लिए क्या पहन के या क्या कुछ करके जाइए सर, जाना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है. इनफैक्ट शिव जी सिर्फ इसमें नहीं रहते हैं, शमशान भूमि में नहीं रहते हैं, लेकिन वो स्वयं रोज नई चिता के भस्म अपने आंग पे लगा के अपने मेडिटेशन के लिए बैठते हैं. तो मृत शरीर और शिव जी का एक अलग ही कनेक्शन है. लेकिन हम तो आम आदमी हैं, आम इंसान होने के कारण वो रुद्राक्ष निकाल के रखे तो वो जो नेगेटिविटी पी लेगा वो हम नहीं पी सकते. जब समुद्र मंथन हुआ था तब जो अमृत हुआ निकला था वो तो सब देव पिए, लेकिन जब पॉइजन की बात आई तब इट वाज लॉर्ड शिवा हु ड्रैंक इट. तो उनकी कैपेसिटी के साथ हमने कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद को. और दूसरा कि हम खुद को प्रोटेक्शन क्या करें, तो मेरा मानना है कि महामृत्युंजय मंत्र का पठन करके फिर जाना चाहिए. महामृत्युंजय मंत्र से अधिक बड़ा सुरक्षा कवच मैं और किसी चीज को मानता नहीं हूँ. अच्छा ओके सर.
धन्यवाद सर. पावले सर तुमचे पण खूप धन्यवाद. सर प्लीज याचं रेकॉर्डिंग असेल तर जरूर पाठवा, कारण मला पूर्ण नाही ऐकायला मिळालं सर. आपण ग्रुपवर टाकतो रेकॉर्डिंग, तुम्ही लक्ष ठेवा ग्रुपवर. ओके सर, थँक्यू. आणि फेसबुकवर पण आता आपण लाईव्ह आहोत, त्याच्यामुळे काळजी करायचं कारण नाही. ओके सर, माझ्या प्रोफाईलवर जाऊन तुम्ही बघू शकता आणि तुम्ही शेअर पण करू शकता, इतर लोकांना फायदा होईल. थँक्यू. ओके सर, थँक्यू सर. सर अभी सारे सवाल भी हो चुके हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद आपको देता हूं. और हमारे प्रोग्राम का एक हमने रिवाज बनाया है कि लास्ट में डॉक्टर सविता कुलकर्णी मैडम है औरंगाबाद की, आप शायद पहचानते भी होंगे. तो वो समारोह इस प्रोग्राम का हर रोज करते हैं और आभार प्रदर्शन का प्रोग्राम वो करते हैं. तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ बात करना चाहेंगे और सर? नहीं, बस जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज ये रिकॉर्डिंग को शेयर कीजिए. जो भी इंटरेस्टेड है वर्कशॉप में अटेंड करने के लिए, जरूर मैं वर्कशॉप लेने के लिए तैयार हूं, जिसमें काफी डिटेलिंग आएगा, बहुत डिटेलिंग आएगा. और ये जो जनरल क्वेश्चंस है वो तो मैं पूरी तरह सॉल्व करके दूंगा आपको. हाँ, श्रद्धा मैडम ने फिर हाथ बताया था, कुछ पूछना चाहते हैं मैडम आप? श्रद्धा मैडम. जी सर, सॉरी टू वंस अगेन आस्किंग क्वेश्चन. जैसा कि अभी मैम ने पूछा कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या यूज करना चाहिए जब हम किसी मृत शरीर के पास जाते हैं, सेम इस सिलसिले में लेडीज लोगों के जब मेंस्ट्रुएशन, आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल. हाँ जी, लेडीज लोगों के मेंस्ट्रुएशन या मंथली साइकिल के दौरान क्या करना चाहिए? क्या इसे कंटिन्यू रखना चाहिए या उसे निकाल कर, क्योंकि उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो क्या किया जाए? इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है. इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है. एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, एक दूसरा लिबरल स्कूल है. ऑर्थोडॉक्स स्कूल यही बोलता है कि उसको निकाल के रख देना चाहिए, वो 4-5 दिन जो भी हो, और फिर उसके पश्चात ही उसको वापस धारण करना चाहिए, उसका बीज मंत्र पढ़ के. लिबरल स्कूल बोलता है इसको मैंने मेरे अंग बना लिया है, और जो भी मेंस्ट्रुएशन है वो एक नेचुरल साइकिल है, वो कुदरती है, वो भगवान ने वो सिस्टम बना के दिया है. तो इसके लिए मैंने रुद्राक्ष क्यों निकालना चाहिए? ये कोई मैं घात नहीं कर रही हूं, कुछ नहीं हो रहा है. इट इज अ नेचुरल प्रोसेस. तो बिल्कुल मुझे पर्सनली पूछो तो मैं कोई लेडी को एडवाइस नहीं करता कि आप निकाल के रखिए, लेकिन आई लीव इट टू द क्लाइंट कि बाबा आपके दिल को अगर वो अखर रहा है तो फिर इट इज योर चॉइस. अगर मुझे पर्सनली पूछो तो मुझे नहीं लगता है कि निकालने की कोई जरूरत है. इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. ओके सर, थैंक यू. सर जनरली ऐसा होता है ना कि रुद्राक्ष गर्म तासीर में आते हैं, तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो क्या ये साइंटिफिकली निकाल के रखना ठीक है, या जैसे आपने 2 स्कूल्स कहे वो तो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, लेकिन साइंटिफिकली हम क्या निकाल के रखना चाहिए गर्म तासीर होने की वजह से रुद्राक्ष की? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है रुद्राक्ष में. रुद्राक्ष में बेरियम का कंटेंट है, आयरन का कंटेंट है, गोल्ड का कंटेंट है, ये सब है, मैं मानता हूँ. लेकिन इतना भी वो उष्ण नहीं होता है कि उसको निकालने की कोई आवश्यकता है. थैंक यू श्रद्धा मैडम. काफी सवाल ऐसे रहते कि जो रिप्रेजेंट करते, बहुत सारे लोगों को रहेगा, लेकिन एक सवाल में फिर सबका समाधान हो जाता है. सही है. थैंक यू मैडम. और अभी मैं सविता मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो समारोह पर आभार प्रदर्शन करें. बोलिए मैडम, अनम्यूट करके. एक मिनट, 1 सेकंड रुकिए सर. कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, अभी अनम्यूट कीजिए मैडम. हाँ, हो गया. नमस्ते सर. नमस्कार. हेलो, नमस्कार. आ रही है, आवाज आ रही है. आज हमें विख्यात वास्तु सरस्वती, ज्योतिषी, रत्न यंत्र और रुद्राक्ष तज्ञ प्रोफेसर श्री मनोज कलंत्री सर ने रुद्राक्ष रहस्य व्याख्यान में रुद्राक्ष की हिस्ट्री सहज सुंदर भाषा में बताई, जिससे हम सभी प्रभावित हुए. हर एक रुद्राक्ष की अलग अलग खासियत होती है, ये सर जी ने बताया. सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना,
सामने हो मंदिर तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो वो ख्वाब न छोड़ना। हर कदम पे मिलेगी, हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन न छोड़ना। रुद्राक्ष की उत्पत्ति नेपाल, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, इंडिया इत्यादि अनेक जगहों से रुद्राक्ष आते हैं। रुद्राक्ष में उत्पत्ति इंडोनेशिया, नेपाल और इंडिया में होती है। 75% रुद्राक्ष उत्पत्ति इंडोनेशिया से होती है। इंडिया में सबसे बड़ा रुद्राक्ष प्रक्रिया बनारस में होती है। रुद्राक्ष में बहुत वैरायटीज होती है। 6 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर इंडियन रुद्राक्ष दाना नहीं होता, इसमें नेचुरल छेद नहीं होता, वो किया जाता है। ऐसे भंग रुद्राक्ष में रुद्राक्ष का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छेद किया हुआ दाना नहीं लेना चाहिए, इससे मुख और पूछ होते हैं। माला में दो दानों में गांठ होना आवश्यक है। नेपाल में 20%, इंडोनेशिया में 75% और इंडिया में 5% रुद्राक्ष उत्पादित होते हैं। बाली, सेंट्रल जावा में रुद्राक्ष उत्पत्ति सबसे ज्यादा होती है। वर्ल्ड का रुद्राक्ष में बड़ा दाना भोजपुर, नेपाल में होता है। हेड एंड टेल रुद्राक्ष को दिखना चाहिए। पिंगला या भोजपुर का दाना ही सर्वोत्तम होता है। सही रुद्राक्ष अक्टूबर नवंबर में मिलते हैं। अगस्त से रुद्राक्ष पेड़ को फूल आते हैं। नेपाल की पहाड़ियों में सर हमें ले गए और रुद्राक्ष को ढूंढते ढूंढते पूरी नेपाल की सफर हमें करवाई। डुप्लीकेट ओरिजिनल रुद्राक्ष पहचानने की आइडिया सर जी ने बताई। 21 मुखी रुद्राक्ष की कीमत सबसे ज्यादा होती है। ये इंडोनेशिया में साल में दो चार ही आते हैं। घारी यानी रुद्राक्ष का आर्टिफिशियल मुख बनता है। नकली रुद्राक्ष और आटा और गिरों से बनते हैं। कोई भी रुद्राक्ष में शिवलिंग वगैरह आता नहीं है, ये बनवाया जाता है। रुद्राक्ष की लकड़ी खाली जलाने के काम आती है। इसके पत्ते आम के पेड़ जैसे दिखते हैं। रुद्राक्ष गुच्छे से आते हैं, उस पे हरा आच्छादन छिटा होता है। खड्डे में गोबर नमर रुद्राक्ष डाल के ऊपर से मिट्टी डाल के 10 दिन के बाद निकालते हैं और गर्म पानी से वो साफ करते हैं। रुद्राक्ष के ऊपर का छिलका निकालने के बाद रुद्राक्ष निकलते हैं। इंडोनेशिया में रुद्राक्ष साफ करने का मशीन डेवलप किया है। अच्छे रुद्राक्ष की लाइफ 500 से 1000 साल तक होती है। इंडोनेशिया में मार्च से और नेपाल में अगस्त से रुद्राक्ष का सीजन शुरू होता है। कोई भी पेड़ कभी मुख का रुद्राक्ष दे नहीं पाता। हम 1000 दाने में 900 दाने पंचमुखी होते हैं। रुद्राक्ष पक जाने के बाद जामुन की तरह दिखते हैं। शुरू में यह तुरंत लगता है और पकने के बाद मीठा लगता है। रुद्राक्ष की खेती नेपाल और इंडोनेशिया में है। ग्रंथों में 38 मुख रुद्राक्ष से बताया है, मगर असलियत में 28 मुखी रुद्राक्ष ही दिखते हैं। चारों वर्णों में और महिलाओं ने भी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। श्रीमद् देवी भगवत में इसका उल्लेख है। रत्न सूट नहीं हुआ तो तकलीफ देता है, मगर ऐसी हानि रुद्राक्ष से नहीं होती। रुद्र यानी शिव और अक्षय यानी आंखें। रुद्राक्ष फैशन से पहनना नहीं चाहिए, श्रद्धा से पहनना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष रिकमेंड करना चाहिए। त्रिमुखी रुद्राक्ष एक दूसरे से पहले से ही जुड़े हुए चिपके हुए रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पाताल लोक, भूलोक, स्वर्ग लोक का ये संगम होता है। शिव, पार्वती, गणेश का भी ये इसको मानते हैं। बंद, निर्मुख, अंध रुद्राक्ष ये कुदरत का करिश्मा है। इसमें कहीं भी मुख नहीं होता। नेपाल में ओरिजिनल एक मुखी रुद्राक्ष मिलते हैं। रुद्राक्ष के बारे में बहुत ही बढ़िया अभ्यासपूर्ण और सखोल जानकारी आज हमें कलंत्री सर ने दी है और हमें रुद्राक्ष की अच्छी पहचान करवा दी। धन्यवाद कलंत्री सर। स्वागताध्यक्षा सौ राजश्री राजूरकर मैम ने हमें कलंत्री सर का बहुत ही सुंदर अभ्यासपूर्ण परिचय करवाया। इसके लिए मैडम को धन्यवाद मैं देती हूँ। हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो, एक ही जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सबके सवालों के जवाब सर ने बहुत बढ़िया अच्छी जानकारी दी। इसके लिए फिर से सर का धन्यवाद। उसी तरह आप श्रोताओं का और पावले सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू शिवम कल्याणम। थैंक यू सविता मैडम, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी
मैं सर से और सबसे इजाजत चाहूंगा कि ये मीटिंग एंड करने की। और किसी ने मुझे एड्रेस भी पूछा था सर का, तो मैंने ये चैट बॉक्स में पूरा एड्रेस भी डाला है, सर का फोन नंबर भी मैंने यहाँ पर लिखा है, तो जिसको चाहिए वो नोट करके ले सकता है। और दाते पंचांग के बैक साइड में जो लास्ट वाला कवर पेज है उसके ऊपर भी सर का एडवर्टाइजमेंट हर साल रहता है। अगर किसी वजह से आपको ये नहीं लिखा है या नहीं मिला एड्रेस फोन नंबर, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो सभी का एक बार शुक्रिया अदा करता हूं सर, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आप जल्दी से जल्दी अपनी वर्कशॉप का डिजाइन हमें बताइए और आपकी डेट्स हमको दीजिए, तो हम जल्दी से जल्दी ये वर्कशॉप करेंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शिवम कल्याणम, सबका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।